अच्छा, तो सबसे पहले हम जो काम आपने करना है ना वो ये है कि अच्छा, तो मैंने ये एक फोल्डर क्रिएट किया। सपोज कर ले, चलो मैं डमी के नाम से फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। अच्छा, स्टेप हमारे पास सारे यही होते हैं जो मैं कर रहा हूँ ना, यही स्टेप सारी है। उस वन बाई वन आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। कोई भी फोल्डर, मैं उसका नाम डमी वन रखता हूँ। डमी वन के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया और मैं इसके अंदर गया। राइट क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे वीएस कोड खोल लें, तो इस कोड के अंदर आपका सारा काम इसी फोल्डर के अंदर सेव होता रहेगा। उसके बाद दूसरा काम हमने क्या करना है कि हमने एक टर्मिनल खोलना है। पाइथन जेंगो वगैरह इंस्टॉल कर लिया, वो आप लोगों को पता होगा। हमने टर्मिनल खोल दिया। उसके बाद हर एक प्रोजेक्ट के अंदर जो भी पाइथन का जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हैं वेब डेवलपमेंट में, तो उसमें एक हमारे पास प्रोजेक्ट होता है और हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर हम एप्स बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जेंगो, जेंगो डैश एडमन। यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम मैं रखता हूँ माई साइट। तो ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख लिया माई साइट, जेंगो, जेंगो, जेंगो एडमन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई साइट। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम ये क्रिएट हो गया हमारे पास सक्सेसफुली। अब हमने इससे बाहर है फिलहाल, हम इस प्रोजेक्ट से बाहर है, तो हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सी डी माई साइट। तो मैंने लिखा सी डी माई साइट। ये जो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे सेम स्टेप आप लोगों ने फॉलो करनी है बस। उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जब आ गया हूँ, तो मैं प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या करना है, एक ऐप क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम मैं रखता हूँ माई ऐप। तो इसके अंदर मैं गया, मैंने इसके अंदर क्या कहा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। मैनेज क्या होती है, जो सेटिंग के अंदर ये मैनेज जितना भी पाइथन का कोड है या जेंगो का कोड है, ये इसकी मैनेजमेंट जैसी नहीं होती, मैनेज करना, वो सारा यही करता है। हमने कहा कि मेरा एक इसके अंदर ऐप बना लो। तो अब आके यहाँ पे इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक ऐप हमारा बन जाएगा। सर ये हमें दो फोल्डर्स क्यों मिलते हैं सर, ये माई साइट के नाम? ये जो फोल्डर है ना, ये ऊपर वाला, ये आपकी जो बिल्कुल स्टार्ट वाला फोल्डर है ना, ये वो बन गया, ये उस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट बन गया, ये फोल्डर का नाम बन जाता है उसका। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसी के अंदर हमारे पास सेटिंग वगैरह होती है, यूआरएल, मेन यूआरएल इसके अंदर होता है। तो हम सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में हम क्या करते हैं, अपनी एप्स को इंस्टॉल करते हैं। ये काम लाजमी करना है, नहीं तो आपका ऐप कभी नहीं चलेगा। मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, मतलब इंस्टॉल ऐप में लिखोगे तो ये क्या हो गया, रजिस्टर हो गया इसके साथ। अब ये हमने कर लिया और यहाँ से हमारे पास सेटिंग का काम खत्म। अब मैंने एक माई ऐप बना ली है, लेकिन मैंने कहा कि माई ऐप के अंदर मेरे पास, यहाँ तक तो क्लियर है ना, स्टेप स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, तो जहाँ आपको मसला हो तो मुझे बता दिया करें। जी सर, क्लियर है यहाँ। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कि माई साइट के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम आते हैं माई ऐप के अंदर। माई ऐप के अंदर कुछ चीज़ें आपके पास मौजूद होती है जो व्यू और मॉडल है। ठीक है, मॉडल में हम क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। और वी में हम क्या करते हैं, लॉजिक, जो पाइथन के लॉजिक वगैरह होती है, सर्वर साइड में जितनी भी लॉजिक आप लिखते हैं वो हम व्यू के अंदर लिखते हैं। अब हमने दूसरा स्टेप करना है कि इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ चाहिए जिसको हमने नाम दिया था एमबीटी स्ट्रक्चर। एमबीटी स्ट्रक्चर में हमारे पास एम से मुराद होता था मॉडल, वी से मुराद होता था व्यू, और टी से मुराद होता था टेम्पलेट। लेकिन दो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और उसका नाम है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट को हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर एक क्रिएट कर ले, और यहाँ पे टेम्पलेट्स, ये हमारे पास टेम्पलेट्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर HTML की फाइलें होती है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस डॉट एच टी एम एल। नेम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कर ले कि डेवलपर के जो नाम होते हैं ना उस तरीके से चलोगे तो ज्यादा मसले मसाइल पर नहीं आएंगे। अच्छा, अब बेस डॉट एच टी एम एल में हमने ऑलरेडी मैंने कहा था कि बेस डॉट एच टी एम एल में हम एक क्या करते हैं, बेस डॉट एच टी एम एल में हम क्या करते हैं, वो कोड सर रखते अपना हैं। तो मेन कोड होता है ना, वो लिखते हैं जो हम इनहेरिटेंस करवाते हैं ना, तो फिर जी जो मेन जी। कोड होता है वो हमारे बेस एचटीएमएल में होता हाँ, मेन कोड जो हमारा होता है, जो हमने बार बार हमने उसको रिपीट करना और हमने उसको एक्सेस करने की ट्राई करनी हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, वो हम बेस डॉट एच टी एम एल में रखते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक और बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ होम डॉट एच टी एम एल। अब ये बेस डॉट एच टी एम एल, होम डॉट एच टी एम एल, ये तो मैं उधर से कॉपी करूंगा, क्योंकि ये मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं हम इसकी पर बैठ जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कोड होता है।
तो टेम्पलेट का बेस डॉट एच टी एम एल ये मैंने लेके आया हूँ, और उसके बाद ये हमारे पास होम डॉट एच टी एम एल है। बेस डॉट एच टी एम एल में सारा बेसिक डाटा होता है, और अगर कोई बेसिक डाटा से ऊपर हमने कुछ रखना हो यहाँ पे, तो उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, उसका हम यहाँ सब पे क्या ब्लॉक्स करते बनाते हैं? हैं। जी दोबारा बता दें। सब ब्लॉक। जी आवाज आ रही है? आवाज जी आ रही है। अच्छा, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बेस डॉट एच टी एम एल में हम ब्लॉक्स बनाते हैं, वो ब्लॉक्स जो हमें यहाँ पे चाहिए। हमने यहाँ पे सिंपल लिखना क्या होगा कि सबसे पहला काम हमने करना है इसको एक्सटेंड करना। एक लाइन ऑफ कोड से हमारे पास ये इस लाइन में आ जाएगा। उसके बाद जो जो ब्लॉक्स हम अपनी लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे बनाएंगे, सपोज कर हम एक बनाएंगे टाइटल का ब्लॉक, एक बनाएंगे बॉडी का ब्लॉक। सपोज कर हमारे पास मुझे दो चीजें चाहिए, बाद में मैसेजेस का चाहिए हो, जावास्क्रिप्ट का चाहिए हो, सीएसएस का चाहिए हो, कोई भी आपने एक्स्ट्रा चीजें करनी हो वो आप ब्लॉक्स बना सकते हैं। बस सिंपल उस ब्लॉक को आपने यहाँ पे मेंशन करना है, और उस ब्लॉक के ऊपर आप ओवरराइड भी कर सकते हैं। ओवरराइड से मुराद ये कि उस ब्लॉक ब्लॉक जो हम यहाँ पे बनाते हैं वो खाली होता है, उसके अंदर डेटा वगैरह कोई नहीं होता। अगर से एक मिनट मुझे दे दें। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास एक टेम्पलेट है, और टेम्पलेट के अंदर आप जो भी चीज़ें यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे सपोज कर ले मैं यहाँ पे दो चीज़ें एक्सटेंड करने की ट्राई करूंगा। एक वो मेरे पास है कि मैं टाइटल को चाहता हूँ कि मैं एक्सटेंड कर लूँ। अब देख लो, मुझे देख लो, मैंने पहला कौन सा काम कहाँ से शुरू किया। तो मैंने शुरुआत ही यहाँ फ्रंट एंड से शुरू किया, क्योंकि मेरे पास फ्रंट एंड हो तो मैं आगे बाकी चीज़ों के साथ काम करूंगा। फ्रंट एंड मेरे पास ना हो तो मुझे बाकी चीज़ों की समझ नहीं आएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये टाइटल का डेटा मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं सपोज कर लिया यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसकी कोई ब्लॉक्स बनाऊंगा। ब्लॉक्स क्यों बना रहा हूँ? ताकि ये ब्लॉक मैं वहाँ पे जाके इसके ऊपर अगर मैंने कोई डाटा डालना हो तो मैं आराम से हर जगह पे जाके इसको इनहेरिट कर सकता हूँ। अब ब्लॉक लगाने की जरूरत क्या नाम होता है, तरीका क्या होता है कि यहाँ पे ब्लॉक, और फिर उसके बाद स्पेस, और उसके बाद जिस चीज़ का आप ब्लॉक बनाते हैं उसका नाम, उसके बाद यहाँ पे आप उसको क्लोज कर ले। यहाँ पे टाइटल और उसके बीच में आपको स्पेस लाजमी देना है, नहीं तो यहाँ पे एक एरर वगैरह आ जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लॉक जो हमने बनाया उसको, मतलब जो ब्लॉक हमने बनाया उस ब्लॉक को हमने एंड भी करना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने ब्लॉक को एंड भी कर लिया यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या सर, हो गया। जी सर जी। नाम चेंज कर सकते हैं टाइटल से? टाइटल का नाम जब आप चेंज करोगे तो पता नहीं चलेगा ना उसको, क्योंकि हम है ही टाइटल के अंदर। ये नाम जो है ना, ये जरूरी नहीं कि ये नाम हो। ये हमें इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने टाइटल के अंदर चेंज कर दिया। मैं जब नीचे बॉडी का बना होगा ना कंटेंट का, तो मैं उसका नाम बॉडी रख लूंगा या कंटेंट रखूंगा। बस जो नाम आप यहाँ पे रखते हैं वो नाम आपको जाके यहाँ पे भी रखना होगा बस। जी सर। ठीक है। अब हमने ये कर लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने यहाँ पे इसको इनहेरिट कर लिया। उसके बाद हम इसको यहाँ पे इनहेरिट करते हैं। तो एक्सटेंड की इनहेरिट के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता था, एक्सटेंड, आगे बोलो। सर बेस डॉट एच टी एम एल। बेस डॉट एच टी एम एल, लेकिन यहाँ पे आपने उसको इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपका बेस डॉट एच टी एम एल। जो मैंने आप लोगों को एक और तरीका बताया था कि यहाँ पे हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो कि पहले माई ऐप के अंदर टेम्पलेट ये बना लेते हैं, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। उस तरीके से भी आप लोग बना सकते हैं। आवाज आ रही है? जी जी सर, आ सर। रही है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या करना है जो हमने ये चीज लिखी है, इस चीज को हमने यहाँ पे, ये मैंने गलत लिखा है, इस चीज को हमने यहाँ पे जो आपका डाटा वहाँ, अच्छा मैं ये डिस्कस कर रहा था कि बेस डॉट एच टी एम एल जरूरी नहीं होता, ये मैंने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था। कहीं कहीं पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बात से। कहने का मतलब ये है, कहीं कहीं आपको ये नजर आएगा कि जैसे ये माई ऐप है, पहले वो लोग माई ऐप को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे फोल्डर फोल्डर का नाम रखते हैं माई ऐप का, उसके अंदर को टेम्पलेट को रख लेते हैं।
फिर उसको क्या करते हैं कि यहाँ पे जो उनका पाथ वगैरह होता है तो पाथ भी उसी हिसाब से वो रख लेते हैं। सपोज कर लो पाथ पे उनको कैसे रखना होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सटेंड, और यहाँ पे वो लोग फिर पाथ ऐसे रखते हैं माई ऐप, और माई ऐप के अंदर बेस डॉट एच टी एम एल, वो फिर पाथ इस तरीके से रख लेते हैं। तो इस बात से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने उस तरीके से करना है या इस तरीके से करना है, बस सिर्फ ये पाथ देने का तरीका होता है, लेकिन हमने उस तरीके से किया नहीं है क्योंकि हमारे माई ऐप के अंदर नहीं, हमारा फॉरन टेम्पलेट शुरू हो जाते हैं, तो हमने इसको लिखने की हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारे पास क्या हो गया कि मेरे पास ये जो भी डाटा था यहाँ पे वो सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे उसको लिख लिया। अब जो जो ब्लॉक्स आप वहां पे बनाते जाएंगे तो वो ब्लॉक्स आपने यहाँ पे सेम एज इट इज, जैसे वहां पे उठाया लिखी थी वैसे यहाँ पे आपने इसको सेम एज इट इज यहाँ पे उन ब्लॉक्स को आपने लिखना है। लाइक ये मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक्स बनी थी, अब ब्लॉक टाइटल और उसके बाद ये एंड ब्लॉक और टाइटल। अब यहाँ पे जो चीज आपने यहाँ पे लिखी है ये वाला, जहाँ पे आप इसके ऊपर इनहेरिट, इसको हम कहते हैं ओवरराइड, जो भी चीज आज यहाँ पे इसके ऊपर ओवरराइड करोगी वो पहले कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा इसके अंदर बेस डॉट एच टी एम एल, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे इनहेरिट किया हुआ है। उसके बाद बेस डॉट एच टी एम एल से गुजर के वो फिर इधर देखेगा, इधर इस पैटर्न को फॉलो करेगा, और अगर यहाँ पे ओवरराइड आपने किया है कुछ तो उस ओवरराइड चीज को उठाएगा और यहाँ पे लेके आएगा। या आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये मेरे पास प्रोजेक्ट है तो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो इन स्टेपों से पहले आपको करना होगा वो ये था कि हमने यहाँ पे एक यूआरएल नहीं बनाया अभी तक। माई ऐप के अंदर एक यूआरएल्स डॉट पी भी होती है, तो ये मैंने यूआरएल्स डॉट पी मैंने बना लिया, और ये मेरे माई साइट है, माई साइट के अंदर ये मेरा यूआरएल है। अब ये यूआरएल सिर्फ माई साइट का, माई साइट से मुराद प्रोजेक्ट का यूआरएल है, तो इसके अंदर हमने क्या करना होगा, माई ऐप के अंदर जो हमने यूआरएल ये बनाया, यहाँ पे मैं यूआरएल बनाने की ट्राई करूंगा और भी, तो वो मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पाथ, और मैंने इसको कहा कि खाली हो, अगर जब तक चीज कुछ भी ना हो उसके अंदर तो ये शो कर लो यहाँ पे इंक्लूड, इंक्लूड के बाद माई ऐप, मेरे ऐप का नाम, उसके अंदर एक यूआरएल्स के नाम से चीज है उसको यहाँ पे लेके आओ, ये मैंने उसको कहा है। और इंक्लूड को हम यहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ से इंपोर्ट को यहाँ से इंक्लूड कर लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आई है? जी सर। जी सर क्लियर है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? अब ये वाला जो काम है ना, ये आपका इस यूआरएल के साथ अटैच हो गया, हमारा इसके साथ अब कोई रिलेशन नहीं है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, जैसे कॉपी करता हूँ इसको यहाँ से खत्म भी करता हूँ, क्योंकि मेरा इसके साथ रिलेशन खत्म हो गया। अब मैं आता हूँ माई साइट को बंद करता हूँ और मैं माई ऐप की यूआरएल में आ जाता हूँ। ये खाली है क्योंकि इसको हमने न्यू बनाया, मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर लिया वो वाला जो मैंने वहां से उठाया था, तो ये मुझे नहीं चाहिए। सपोज कर लिए मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको मिटा दिया। और इसके अंदर जो ये वाला डेटा है ये मुझे नहीं चाहिए, और एंड पे ये चीज मुझे चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं व्यूज। व्यूज अभी तक हमने बनाया नहीं है, सपोज कर ले मैं व्यूज बनाता हूँ होम का, मैंने व्यूज डॉट होम लिखा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हम उसका कोई नेम रखते हैं, कोई भी सपोज कर ले नेम भी हम होम ही रख लेते हैं, तो नाम भी हम उसका होम ही रख लेते हैं। यहाँ पे एक गड़बड़ है, पता नहीं कौन सा गड़बड़ है, अच्छा ये एक गड़बड़ है। अच्छा, अब व्यू हमारे पास आ गया, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यू, तो ये व्यू वाला एरर हमारा खत्म हो गया, ये अभी तक बना नहीं है, ये चीज अभी तक बना नहीं है, लेकिन जब आप व्यू में जाते हो तो ये चीज आप बनाओगे। तो यहाँ तक ये यूआरएल हमारा सेट हो गया फिलहाल के लिए। अच्छा, हम दोबारा अपनी जगह पे जंप कर लेते हैं, तब क्योंकि मैं चलाने वाला हूँ उस कोड को, तो इसलिए मैं यहाँ पे चलो मैं उसी को हम चला लेते हैं। मैं सपोज करूंगा कि मेरा बेस डॉट एच टी एम एल रेडी है, ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे एक वो भी डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक और डालते हैं, ये से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये मैंने कंट्रोल सी किया, क्योंकि टाइटल जो होते हैं ना वो अक्सर यहाँ पे शो हो जाते हैं, तो हमें कंटेंट में भी थोड़ा सा शो करना है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा और इसको मैंने यहाँ से खत्म किया, मैंने इसको नाम दिया कंटेंट। अब देख लो यहाँ पे नाम मेरी मर्जी के मुताबिक मैंने इसको कंटेंट नाम दे दिया है। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जो नाम आप यहाँ पे रखेंगे ना
वो नाम आप जाके वहां भी आपको रखना होगा, बस मसला और कोई नहीं होता। अच्छा, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे वो राइट करता हूँ, सपोज कर ले दिस इज, या इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ। अच्छा, अब मैंने दो चीज यहाँ पे वो राइट की है, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखना था, आप लोग भी मुझे बता ही नहीं रहे। कंट्रोल एक्स कर लिया मैंने इसको, या चलो इसको कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी कर, कंप्लीट को हम उठा लेते हैं, कंट्रोल सी कर लिया, इस सारे को मैंने उठा लिया, और इसको मैंने, ये मेरा टाइटल है, टाइटल के बिल्कुल नीचे मैंने इसको कंट्रोल वी करके यहाँ पे डाल दिया, और टाइटल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये मेरा होम पेज है, या सिर्फ होम लिखते हैं यहाँ। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो सपोज कर लिए मेरा रेडी हो गया, इसके अंदर एरर्स वगैरह आएंगे वो देख लेंगे। अभी इसको, ये हमारा रेडी हो गया, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी स्टेप देख लो, मैंने फ्रंट एंड तैयार हो गया, लाजमी नहीं है कि मुकम्मल तैयार हो गया, इतना तैयार हो गया कि मैं इसको रेंडर कर सकता हूँ कहीं पे। तो उसके बाद हमने इसको व्यू में फैच करना होगा, क्योंकि इसका डाटा सारा जाता है व्यू में। तो व्यू में हम आते हैं, और व्यू में हम इसका क्या लिखते हैं, डेफ, क्योंकि वहां पे मैंने ये लिखा होम है, तो मैं इसलिए यहाँ पे होम लिखता हूँ। मैंने होम लिखा, उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट लेता है, क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर हमारा डाटा होता है, तो मैंने रिक्वेस्ट लिखा। ये फंक्शन बनाने का तरीका है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न, जो कि हमारे पास पेज है, इसीलिए हम पूरे पेज को रिटर्न करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के बाद हम लिखते हैं क्या, होम डॉट, होम डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ तक ये हमारा चल गया। अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, फिलहाल एरर वगैरह कोई नहीं आया, मैंने इसको यहाँ पे रन कर लिया। आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे, ये देख रहे हो होम, ये क्लोज हो गया, ये ऊपर देख रहे हो होम, ये वाला होम, ये वाला होम आपके पास ये वाला आ गया, ये वाला होम आ गया। अच्छा, मैं सपोज कर लो मैं इस होम को खत्म करता हूँ, ये ओवरराइड है। अगर आप बेस डॉट एच में कुछ लिखते हैं तो वो भी आ जाती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि वहां पे होम था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम वन। अब आप देख सकते हैं, कंट्रोल एस कर लिया मैंने इसको, तो यहाँ पे ये देख, यहाँ पे वो डाटा खत्म हो गया। जो भी चीज का आपका यहाँ पे लिखना है ना, वो आपका यहाँ पे नहीं आया, हालांकि हमने यहाँ पे ये डाटा लिखा है, लेकिन वो डाटा आपका यहाँ पे आया नहीं है। तो इसीलिए आपको ये वाला काम ये सोच समझ के करना होगा। अगर आपको चीज कोई यहाँ पे मतलब वो करनी हो ना, इसकी क्या कहते हैं, इसके ऊपर वरायट वगैरह कुछ करना हो, जो भी हो, क्योंकि हमारा बेस डॉट एच से हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। ठीक है, बेस डॉट एच का हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। मैं इसको यहाँ से खत्म करता हूँ, अब देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे एक गड़बड़ है, देखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज होम वन पेज, कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे अब आना चाहिए दिस इज होम वन पेज, ये देखो दिस इज होम वन पेज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने बाकी क्या करना है, सेम ये वाला कोड होगा। अब ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि टाइटल और कंटेंट ही हो, यहाँ पे सीएसएस भी हो सकता है, यहाँ से जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है, यहाँ से सारा कुछ जो आप बेस डॉट एचटीएमएल से लेके आना चाहते हो वो सारा आपको यहाँ पे होगा। और पेजेस आपका यहाँ पे कंटेंट डॉट एचटीएमएल, सर्विस डॉट एचटीएमएल, सारे के सारे यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। यहाँ तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? नहीं सर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि टेम्पलेट तो हम बाकी तैयार नहीं कर सकते, जो जो टेम्पलेट मैंने वहां पे तैयार किए ना वो एफर्ट के साथ तैयार हुई है, उनके लिए आपको यही एफर्ट करना पड़ेगा जो यहाँ पे लिखा गया है। तो हम उस टेम्पलेट को यहाँ पे रख लेंगे, उसके बाद हम उसका व्यू देखेंगे वन बाई वन का। ठीक है, टेम्पलेट का कोड इधर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ से इस टेम्पलेट को उड़ाता हूँ, मैंने यहाँ से इस टेम्पलेट को उड़ा दिया, और मैं चाहता हूँ कि अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, जो मेरा कोड है जो हमारा पुराना है, इसको मैं साथ खोल लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, ये एक सेकंड के लिए मैं चार्ज लगा लूं।
अच्छा, तो ये हमारे पास कोड है और मैं इस कोड के यहाँ पे जाके और यहाँ पे हमारे पास ये होम है और होम के अंदर ये टेम्पलेट्स है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। इस टेम्पलेट को मैंने कॉपी किया और मैं आया इधर और यहाँ पे मैंने डमी वन के नाम से ये बनाया था, माई साइट के अंदर माई है और इसके अंदर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक हमारे पास ये टेम्पलेट सेटिंग हो गई है। उसके बाद आते हैं कि फ्रंट एंड आपको आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तो हम उसके ऊपर आते हैं। अब फ्रंट एंड आपको आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि आपको फ्रंट एंड आने की कोई ज़रूरत नहीं होती इधर। आप ये सारा काम यहाँ से एज इट इज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई इशू वगैरह नहीं बन सकता। इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम यूज़ करते थे यहाँ पे बूटस्ट्रैप। अच्छा, बूटस्ट्रैप का जो एक लॉन्ग मेथड था वो भी मैंने आप लोगों को समझाया था और एक शॉर्ट मेथड था वो भी मैंने आप लोगों को समझाया था। लॉन्ग मेथड में आपने ये करना है, मतलब अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, आप चाहते कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अगर अपने प्रोजेक्ट पे काम करूं तो मे भी मेरे पास इंटरनेट ना हो, तो आपने यहाँ से क्या करना है, इस चीज को आपने डाउनलोड करना है। ये बूटस्ट्रैप 4 है, आप 5 भी कर सकते हैं, 4 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इधर ये आपको कुछ चीजें डिपेंडेंसी है जिनका आपको बता दें कि वो इनके पास मौजूद नहीं है। एक jQuery है और एक इनके पास popper.js है, ये दो चीजें इनके पास मौजूद नहीं है। ये दो चीजें आपको वैसे करनी पड़ेगी, बाकी जो है वो इसके अंदर मौजूद है, तो आप इसको डाउनलोड कर लें। इसको इसकी समझ आती थी ना ये कि इसको यूज किस तरह करना था। जी सर, ये आता है सर। ये कर लो या ये कर लोगे? हाँ सर, ये आपने बताया ही हो जाएगा, एक का कर भी लिया था। अच्छा, इसका एक तरीका ये है कि यहाँ से इसको डाउनलोड वगैरह कर लिया, इसको अगर आपसे वो नहीं हो रहा शाना से हो जाएगा ये। जी सर, एक बार करके दिखा दें। अच्छा, तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर आपके पास इंटरनेट डेली अवेलेबल है ना, तो ये स्टार्टर टेम्पलेट इसको यहाँ से सिंपल कॉपी कर ले बस। जैसे मैंने यहाँ पे कोड के अंदर किया हुआ है, सिंपल ये कॉपी किया है और ये इसकी सीडीएन पड़ी है, ये सीडीएन है और ये सीडीएन है, ये सीडीएन। एक बात माइंड में रख ले कि जब भी आप बूट स्ट्रैप यूज करते हैं और उसके साथ साथ आपको चाहिए कि मैं कुछ स्टाइल अपना भी करूँ, तो हमेशा के लिए एक बात याद रखना कि पहला पहला आपने लिंक यहाँ पे बूट स्ट्रैप का डालना है। ठीक है, पहला लिंक आपने बूट स्टेप का डालना है, उसके बाद अपनी सीएसएस का डालना है, नहीं तो ये फिर नहीं चलेगा, ये फिर आपको मसला वगैरह क्रिएट करके देगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया कि ये फाइल जो भी जेएस की होती है, सीएसएस की होती है, उसको हम कहाँ पे रखते हैं, स्टैटिक के अंदर रखते हैं। फोल्डर हमारे पास कौन सा होता है इसके लिए, स्टैटिक का फोल्डर होता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं स्टैटिक का फोल्डर भी उठा लेता हूँ। तो ज्यादा स्टैटिक का फोल्डर इसलिए बनाया नहीं है क्योंकि हमारा वहाँ पे सारा कुछ सीडीएन के थ्रू आता है। मैंने लास्ट टाइम जो आप लोगों को बना के दिया था ना, वो उसी तरीके से बन जाता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, ये ब्लॉक का जो फ्रंट एंड का कोड होता है ये सारा कुछ सेट हमारे पास हो गया। यहाँ तक फ्रंट एंड में कोई मसला, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक इस चीज में समझ में आई हो? क्लियर है सर। आगे चलें। जी सर, पहले। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो काम है ना वो ये है कि फ्रंट एंड हमारे पास तैयार हो गया, उसके बाद हमने इसके लिए मॉडल क्रिएट करना है। ये लॉजिक की भी डिपेंड करता है कि आप पहले मॉडल क्रिएट करते हैं या पहले आप कोई और काम करना चाहते हैं, या किस तरीके से कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। तो आपकी लॉजिक पे भी ये चीजें डिपेंड करता है। मैं उस कोड के अंदर दोबारा रन से आगे हम इधर अपनी जगह पे आते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास मॉडल हो गया। अब मॉडल के अंदर क्योंकि हमारे ब्लॉग के मुताबिक हमारे पास जो पहला काम है वो है क्या, कि हम ब्लॉग को पोस्ट करना चाहते हैं, या ब्लॉग को पहले छोड़ दें, हम पहले क्या करते हैं, लॉगिन बना लेते हैं। अच्छा, लॉगिन बनाने के लिए हम यहाँ पे पहले आ जाते हैं, ये होम एज इट इज छोड़ दें, जैसे पड़ा हुआ है वैसे ही पड़ा रहने दें। इसके लिए पहले लॉगिन के लिए आपको पहले पहले काम क्या करना हो, टेम्पलेट के अंदर जाके आपको फ्रंट एंड तैयार करना होगा। वो तो आप लोगों से हो जाएगा यहाँ से बूट स्टेप से उठाना। ये फॉर्म पड़ा है, ये कंपोनेंट के अंदर ये फॉर्म पड़े और इस फॉर्म को आप फ्रंट एंड में लगा दें। ये हमारे पास फॉर्म पड़े और इस फॉर्म को आप लोग फ्रंट एंड में लगा दें, ये वाला, इसमें से कोई भी फॉर्म फ्रंट एंड पे लगा ले ताकि उसके अंदर आप डेटा पुट कर ले और वो हमारे पास व्यू में आ जाए।
कर लोगे वो? जी सर कर लेंगे। अर्सलान, जी सर कर लेंगे। फॉर्म सेट कर लोगे? कोई भी सिंपल सी फॉर्म, आप बेशक फॉर्म डॉट पी वाई ना यूज कर ले, वो अच्छी चीज है, लेकिन अगर स्टार्ट में आप लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं तो आप यहाँ से सिंपल एक फॉर्म लगा ली इसकी जगह। जब आप लोग फॉर्म लगाओगे ना तो उस फॉर्म का डाटा बस आपने सिर्फ यहाँ पे इसकी जगह पे रेंडर करना है। जैसे होम डॉट एच टी एम एल में आप जाके होम में आप फॉर्म लगा लो। जब होम में आप फॉर्म लगा लोगे तो आपको होम का वाला जो भी डाटा होगा उसके अंदर वो शो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज कर ले हमने फॉर्म लगा लिया, ये हमारा फॉर्म का डाटा हो गया, ये लॉगिन का चल रजिस्टर डॉट एच टी एम एल का ये हमारे पास फॉर्म का डाटा आ गया। उसके अंदर पहले डाटा ये है जिसकी मदद से हमने बेस डॉट एच टी एम एल को किया। उसके बाद ये डाटा जो भी है ना ये हमारे पास वहां से आ रहा है। ठीक है, मैं सपोज करता हूँ ये डाटा मैंने कहाँ से लेके आ गया हूँ, ये डाटा मैं बूटस्ट्रैप से, सपोज करना ही बल्कि रियल में सपोज सपोज क्या कह रहा हूँ, यहाँ इस डाटा को मैंने कहाँ से उठाया हुआ है, फ्रंट एंड मेरा तैयार हो गया, मैंने बूटस्ट्रैप से इसको उठाया हुआ है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लिए यूआरएल लिखना चाहता हूँ। तो यूआरएल से पहले मैं इसका एक चीज लिखता हूँ, यूआरएल क्या कह रहा हूँ, हाँ यूआरएल, पहले मैं इसका क्या करता हूँ, यूआरएल लिखता हूँ। अच्छा, तो हम यहाँ पे इसका यूआरएल लिखेंगे और यूआरएल के बाद जो भी यूआरएल ये जरूरी नहीं है कि आप पहले इसका यूआरएल लिख लें, आपकी मर्जी, आप पहले उसका यूआरएल लिख लें या पहले इसका व्यू सेट कर लें। व्यू सेट करके उसके बाद यूआरएल लिख लें या यूआरएल सेट करके उसके बाद व्यू लिख लें। हम यहाँ पे जाते हैं, चलो हमने पहले यहाँ पे इसका क्या करना है, इसका पाथ सेट करना है। हमने यहाँ पे लिखा पाथ, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर मैंने खाली छोड़ा था, वो आपकी मर्जी, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जब भी मैं रजिस्टर में जाऊँ, जब भी मैं रजिस्टर में जाऊँ उसके बाद मुझे क्या दिखाओ, व्यूज डॉट, यहाँ पे आपने वो नाम लिखने हैं जो आपने वहाँ पे इन फ्यूचर जो आपका रजिस्टर में बनने वाला है वो नाम आपने यहाँ पे लिखना है। तो हमने सपोज कर ले कि व्यू डॉट रजिस्टर हम यहाँ पे लिखेंगे। ये ऑप्शनल होता है ये वाला, जब आप इसको फ्रंट एंड से मैच करेंगे ना ये तब आपके काम आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको ना लिखोगे ना तो भी कोई इशू नहीं होता इससे। अच्छा, ये मैंने क्या किया, इसका पाथ सेट किया। अब पाथ का नाम हमारे पास व्यू का नाम ये है, लेकिन ये अभी तक सेट नहीं है, हम आते हैं व्यू में। ये हम आ गए व्यू में, और व्यू में आप इसका कोड लिखते हैं। हमने लिखा डेफ, और हमारे इसका नाम क्या था, रजिस्टर, जो कि नीचे आप मुझे ऑलरेडी दे भी रहे हैं। और ये हमसे क्या ले रहे हैं, रिक्वेस्ट ले रहे हैं। मैंने इसको यहाँ पे रिक्वेस्ट पास कर लिया और हम नीचे आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि हमने डाटा भेजना है, यहाँ पे हमने डाटा भेजना है, तो जो डाटा आप पास करते हैं वहां पे भेजते हैं, तो हमने क्या करना है, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल, अगर हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट का है, अगर हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है तो क्या करना चाहिए, तो आप ये कर लो। पहले हम इसको पास करते हैं, ये इधर वो चीजें देनी है जो आपने वहां पे पास करनी है। तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट यूजर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, और यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे एज अ डिक्शनरी पास कर, क्या नाम है, एज अ लिस्ट पास करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं यूजर नेम। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने यूजर नेम पास कर लिया। उसके बाद जैसे यूजर नेम आपने पास किया, सेम इस तरीके से आप यहाँ पे जो जो डाटा आप डालना चाहते हैं वो सारे डाल दिया। ईमेल इज इक्वल टू, वो भी हम ऐसे ही करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे उसको एज अ लिस्ट पास करते हैं उसको भी, और यहाँ पे हम लिखते हैं ईमेल।
मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ बार बार, लेकिन इसे फिर उसके बाद चेंजेस कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको इसको भी किया, कंट्रोल V, और ये हमारे सपोज कर ले फर्स्ट नेम के लिए हो गया, और ये हमारे लास्ट नेम के लिए हो गया, और ये पासवर्ड 1 के लिए। ये पासवर्ड 1 और ये पासवर्ड 2। पासवर्ड 1 पासवर्ड 2 से मुराद एक पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और एक हमारे पास कंफर्म पासवर्ड बन जाएगा। तो ये यूजर नेम वाला ईमेल वाला हो गया, उसके नीचे इसको हम सपोज कर ले, इसको हम फर्स्ट नेम से लिखते हैं। ये आपकी मर्जी के मुताबिक होती है, जैसे आपको सही लगते हो ना उस हिसाब से आप इसको दे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, और उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, इसको यहाँ से इसी को कॉपी कर ले, कंट्रोल C, इसको कॉपी कर ले। ये फर्स्ट नेम हो गया, और ये हमारे पास दूसरा जो था इसको लास्ट नेम कर ले। ये भी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट है, और इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसी के अंदर इसको भी पेस्ट कर लो, और ये हमारे पास पासवर्ड हो गया है। चलो पासवर्ड का नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं पासवर्ड 1, या पास 1 लिख ली, जो मर्जी हो लिख ली, पासवर्ड 1, और उसको एज इट इज वहाँ पे भी पास करते हैं, कंट्रोल C कर लो। और हम यहाँ पे इसका पासवर्ड 2 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमने इसके अंदर चीजें सेट कर ली कि ये ऐसे ऐसे कर लो। अब अगर ऐसे हो, अगर ऐसे हो तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर ये वाला जो काम अभी कर रहा हूँ ना, ये ऑप्शनल होता है। ये इसके अंदर अगर ऐसे हो तो फिर क्या करो, सपोज कर लिए ऊपर वाली जो 5-6 चीजें है ना ये चल रही है, लेकिन हम नीचे कोई लॉजिक लिखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी होती है, आप लिखते हैं ना लिख ले, नहीं लिखना चाहते तो ना लिख ले। हम इधर सिंपल ऐसे एक लिखते हैं कि अगर पासवर्ड 1, या ये अगर आप ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, ये आपकी उस पर डिपेंड कर लेते हैं लॉजिक पे। हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर पासवर्ड 2 के बराबर नहीं है, अगर पासवर्ड 1 पासवर्ड 2 के बराबर नहीं है, तो हमारे पास एक मैसेज, ये पाइथन, ये क्या नाम है, जेंगो के अंदर बाय डिफॉल्ट एक चीज होती है जो कि इसको हमने ऊपर से इंपोर्ट करना होगा, ये बिल्ट इन होती है। और इसके अंदर एक एरर है, एक एरर है, और एरर जो कि आप डेटा के तौर पर जाता है, तो इसके लिए हम इसको रिक्वेस्ट में भेज देंगे पहले। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट में भेजा, और उसके बाद यहाँ पे एरर का कोई नाम लिख ले, नॉट पॉसिबल लिख ले। ये वो डाटा होगा जब आपको वहां पे एज अलर्ट के तौर पर ये शो हो जाएगा। तो मैसेज इसको आपने इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे। तो हम करते हैं कि अच्छा, तो यहाँ तक ये हमारे पास जब हो जाए, उसके बाद यहाँ पे आप उसको बता देना है कि अगर आपके पास ये वाला काम सपोज कर ले ना चल जाए, तो आपकी पेज को क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास होते हैं रिक्वेस्ट रिटर्न और रेंडर, रिटर्न रीडायरेक्ट, रिटर्न रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट को भी हमने इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे आप उसको बता सकते हैं कि आपको रीडायरेक्ट इसको कहाँ पे करना है। लेट सपोज हम इस होम पेज पे करते हैं, या होम पेज पे नहीं, हम इसको लेट सपोज इसको रजिस्टर पे ही कर लेते हैं। और ये वो रजिस्टर का नाम है जो मैंने वहाँ पे उसको नेम में रखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ से आसानी से उसको लिखा। अब ये रीडायरेक्ट कर लेगा कहाँ पे, रजिस्टर के पेज पे, अगर ये वाला मसला उसके पास आ जाए तो। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ से नीचे, और यहाँ पे लिखते हैं कि जो डाटा हमने ऊपर फैच किया था, उस डाटा को यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। और वेरिएबल के अंदर एक हमारे पास ये आपका मॉडल में होगा, ये नाम आप वो रख ले जो कि चीज यहाँ से जो आप भेज रहे हैं। जो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे आपने वो डाटा डालना है, जैसे कि आपके मेहमान जब आते हैं या जा रहे हैं फ्रंट एंड से हमारे पास, यहाँ पे वो जाने वाले हैं ना जो फॉर्म के अंदर है, तो उनको आगे आपको जगह होना चाहिए, वो ये जगह है जिसका नाम है यूजर। इसकी जगह आप स्टूडेंट लिख ले, जैसे कि लास्ट टाइम हम स्टूडेंट लिखते थे, और यहाँ पे आप यूजर भी लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। यूजर में ये कंफ्यूज नहीं होना कि एक यूजर जो मॉडल डॉट पी वाई में बिल्ट इन भी होता है, ठीक है, वो ऊपर होता है, लेकिन वो आप लोगों ने देखा होगा, और जो हम लिखते हैं वो हमारे पास नीचे लेवल नीचे होता है। अच्छा, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट,
ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यूजर, और यहाँ पे जो डाटा आपने वहां पे दिखाना है, जिस डाटा से आप लॉग इन करना चाहते हैं, कि मतलब यूजर के अंदर जो डाटा क्रिएट हो जाए एक दफा सक्सेसफुली, जो क्रिएट डाटा नहीं होता, वो जब हो जाए तो आप उसको यहाँ कौन कौन सी चीजें ऐसी होगी जिनकी वजह से आप उसको एंट्री दे सकते हो। तो इधर आप दो चीजें दे दें, सपोज पहले हम दो देते हैं या तीन दे देते हैं। तो हमने एक यूजर नेम दे दिया और एक हमने यहाँ पे ईमेल दे दिया, जो कि यही चीज इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह की जरूरत नहीं होती इतनी ज्यादा। और यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास पासवर्ड। ये तीन चीजें हमने कही है कि ये तीन चीजों की मदद से हम वहां पे क्या कर सकते हैं, लॉग इन वगैरह कर सकते हैं। अब ये जो चीजें आपने यहाँ पे पास किया है, उन चीजों को आपने एज इट इज भी पास करना होगा उसके अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर डॉट, सबसे पहले उसका होगा फर्स्ट नेम। थोड़ा बहुत कोड करोगे भी ना तो थोड़ा बहुत वो आपको खुद भी बता देता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम, और ये किसके बराबर हो गया, फर्स्ट नेम के ही बराबर। अच्छा, उसके बाद हम दूसरा लिखते हैं लास्ट नेम, क्योंकि ये डाटा हमने जिस तरीके से सेंड करना हो ना उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ यूजर लास्ट नेम और इक्वल टू लास्ट नेम। उसके बाद हमारे पास रहता है यहाँ पे जो डाटा इसके अंदर सेव हो गया वो सेव हो गया, जो डाटा हम यहाँ से उसको पास करने वो पास कर ले। जो डाटा इसके अंदर यूजर के आ गया उस डाटा को हम क्या करते हैं, यूजर डॉट, यहाँ पे यूजर डॉट सेव, ये डाटा सारा सेव हो जाएगा। उसके बाद इसको आपने कहाँ पे रिटर्न करवाना है, उसके बाद आप उसको वहां पे रिटर्न कर ले। ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम रिटर्न रेंडर, इस 7 रिक्वेस्ट में डाटा जाएगा, 7 रिक्वेस्ट में हमने डाटा भेजा। और उसके बाद यहाँ पे आप इसको लॉगिन पेज में भेजना चाहते हैं या रजिस्टर पेज पेज में भेजना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ पे लॉगिन डॉट एच टी एम एल में भेज रहे हैं। तो हमने इसको लॉगिन डॉट एच टी एम एल में पहले वाले को भेजा है। अब दूसरा जो हमारा एफ एल्स है, जो हमारा मेन है, उसको हमने एक वो खुद भी मैंने एंटर मार लिया, उसने खुद बैक कर लिया। और उसको हमने कहाँ पे करना होगा, उसको आप रिटर्न जहाँ मर्जी उधर ही उसको भी रेंडर कर लें। अच्छा, यहाँ तक ये क्लियर है। सर ये लास्ट पूरा समझा दें दोबारा। अच्छा, वो रिक्वेस्ट हो गया यहाँ से ये हमारा। उसके बाद लास्ट वाले में और कुछ भी नहीं है, मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप यहाँ से भेज रहे हैं, ये जो चीज़ मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से ये डाटा भेजा, अगर ये डाटा चल गया ना तो आपने उसको पेज के ऊपर कहाँ पे उसको भेजना है। मतलब ये कि ये एफ है, ये इस एफ के अंदर जो डाटा चल गया, जैसे वो काम सक्सेसफुल हो जाए तो वो फौरन पेज रिलोड जब हो जाता है तो आप उसको कहाँ भेजना चाहते हैं, तो इसलिए हम ये पेज उसके लिए देते हैं। फिर हम कहते हैं कि अगर ये वाला सारा काम हो जाए, डाटा पोस्ट कर ले, तो उसके बाद आपको उसको कहाँ पे पेज को भेजना है। मतलब ये पेज है, सपोज कर लिए पेज है, इसको मैंने जैसे रिलोड कर लिया या मैंने इसके अंदर डाटा पुट कर लिया, जैसे मैं इसको यहाँ पे एंटर मारता हूँ, तो एंटर मारने के बाद जो इसको जाना चाहिए वो कहाँ पे जाना चाहिए, उसके लिए हम ये लिखते हैं। इस लॉजिक के लिए ये वाला हो गया जो इसके अंदर है, कि जब ये वाला काम चल जाए तो इसको यहाँ पे शो कर ले, यहाँ पे ले जाओ। और अगर ये वाला सारा काम चल जाए तो पेज जैसे इंटर आप मारोगे ना तो उसके बाद ये यहाँ पे शो होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से बेचते हैं तो भी ठीक है, अगर आप बेचना नहीं चाहते तो भी ठीक है। यहाँ पे आप कोई मैसेज फॉरवर्ड कर लिया, कुछ भी कर ले, लेकिन हम वैसे नॉर्मली HTML का पेज ही पास कर लेते हैं। ये वही तो है जो स्टार्ट में मैंने यहाँ पे ये करवाया, ये वाला। ये क्या करता है, यहाँ पे एक पेज को शो करता है ना, यहाँ पे इस पेज को शो कर रहा है, ये देखो, ये भी वही कर रहा है, ये भी वही करेगा, लेकिन ये इसके बाद करेगा, ये इस कोड के बाद करेगा, बस ये डायरेक्ट कर रहा है, पेज को रेंडर कर रहा है बस। क्लियर है यहाँ तक। जी सर। अच्छा, तो इस तरीके से ये क्या बन गया आपका, ये आपका रजिस्टर पेज बन गया। इसका मतलब आपने डाटा क्रिएट कर लिया। अब ये एक दफा अगर आप खुद करोगे ना एज इट इज, जैसे मैंने किया है, कोड मतलब हाथ से लिखना, क्योंकि देख लो, अगर आप लोग अंदाजा लगा लो, अगर जितना कोड हमने किया है या जितने भी प्रोजेक्ट 2-3 बनाई है, मेरे ख्याल में 2-3 बनाई है, अगर 1 बाई 1 सब के लिए मैं बैठ के ऐसे कोड करता रहूं, देख लो अब 8-10 हो गए। तो ये तकरीबन तकरीबन कम से कम इस सारे कोड को 3 प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन हमारे 2-2 घंटे की अगर क्लास हो ना, तो इस पे 3 मंथ आराम से लग जाते हैं पाइथन वगैरह के अलावा। इसको आप लोगों ने इस तरीके से तरतीब वाइज एक एक चीज को करना होगा। अच्छा, अब हमने ये काम करना है कि यहाँ पे हमारे पास यूजर है, और यूजर के लिए हमने मॉडल में
जगह बनाना है, क्योंकि फॉर्म से यहाँ से जो डाटा आता है, जो डाटा यहाँ से आता है, पहले ये देख लेते हैं कि हाँ ये रजिस्टर हमारा चल भी रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा, रजिस्टर नॉट एग्जिस्ट, तो हमने रजिस्टर यहाँ पे लिखा है और यूज डॉट रजिस्टर। अच्छा, हमारे पास एरर वायर है, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये आएगा। अच्छा, तो अभी हमने क्या करना है, मॉडल में एक यूजर क्रिएट करना होगा। मतलब ये किसी भी नाम से कर ले, यूजर से कर ले, स्टूडेंट के नाम से कर ले, जैसे लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट के नाम से किया था। आपकी मर्जी है। डॉट मॉडल इंपोर्ट, क्योंकि यूजर ऑलरेडी हमारे पास एक पड़ा होता है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यूजर आता है तो ये एरर इसके साथ सॉल्व होना चाहिए और ये डाटा यूजर में सेव होना चाहिए। तो ये यूजर मेरे ख्याल में एरर खत्म हो गया इसका। अभी मैसेजेस वगैरह को हमने इंपोर्ट करना होगा, तो इसको हम गूगल पे सर्च करते हैं कि इसको कहाँ से इंपोर्ट करना है। अच्छा, ये यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है रीडायरेक्ट, तो रीडायरेक्ट भी हम यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, आज मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बतानी है, वो है चैट जीपीटी, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को इजाज़त नहीं दी, तो उसका भी आज बता ही देता हूँ। सर आपने बग फाइंड करना बताया है बता देता कि हूँ। बग। नहीं, उसको अगर बता भी दूँ ना, उसके अभी आप लोगों को समझ नहीं आनी है उसकी, क्योंकि वो जब तक आप कोड के अंदर फंसोगे नहीं ना, तो बगिंग की समझ नहीं आएगी। अब बता ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा पता चल जाए उसको। ये जैसे मैं ये कोड यहाँ से ढूंढ रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको कोड ऐसे इंटरनेट से ढूंढना पड़ता है, बस मिल जाता है सारा कोड। ये कोई और ही डायरेक्ट है। कोड सारा इंटरनेट पे ही पड़ा होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कोड मैं कहाँ से उठा रहा हूँ और किस काम के लिए वो यूज हो रहा है। या मैं ऐसा करता हूँ, ये मैं यहाँ से चैट जीपीटी को ही दिखा देता हूँ आपको, चैट जीपीटी का आइडिया थोड़ा सा करवा लो। अब ये देख ले, यहाँ से मैंने चैट जीपीटी ऑन किया। अब जो कोड मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवाया, या सपोज कर लीजिए जो मेरे पास एरर आ रहा है, वो मुझे वहां पे ढूंढने में कितना मसला आ रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और ए डी आई, हमने सिंपल आने और यहाँ पे रीडायरेक्ट लिख लिया, तो ये हमारे पास एरर सारे सॉल्व हो गए। अब देखते हैं कि कोई एरर आता है रजिस्टर या नहीं आता। तो अभी भी एक एरर आ रहा है, और ये कह रहा है फ्रॉम डॉट मॉडल इम्पोर्ट यूजर। अच्छा, ये हमारे पास, इसको मैं खत्म करता हूँ। अभी क्या करते हैं, अच्छा इंस्टॉल ऐप में भी हमारे पास एक मसला आ रहा है।
जब ये एरर आ रहा है इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये हमारे पास यूजर में ये मॉडल बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारे पास रजिस्टर इस तरीके से बन जाता है, इस एरर को थोड़ी बार सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं। जब ये स्टेप आप कर लोगे तो इसका मतलब यहाँ से आपका डाटा चला जाएगा। क्रिएट सुपर यूजर वगैरह तो आती है ना। जी सर वो आता तो वो रन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगिन बनाते हैं। तो लॉगिन भी आप ऐसे ही सेम एज इट इज जैसे ये आपने बनाया था, सेम उस तरीके से आपने ये भी उसी हिसाब से बनाना होगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले, अच्छा लॉगिन मैं बना लेता हूँ, फिर आप लोगों ने ब्लॉग आप लोगों ने मुझे बना के देना है। यहाँ पे मैंने ये बना लिया। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले काम इसके अंदर क्या होता है, रिक्वेस्ट जाता है, और रिक्वेस्ट के बाद डाटा हमारे पास जाता है। लॉगिन में हम इसको बता देते हैं क्योंकि हमने डाटा पोस्ट करना है, तो हम यहाँ सेम वही कंसेप्ट लिखेंगे जो ऊपर हमने लिखा था, एक रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल, और यहाँ पे पोस्ट। रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर हमारे पास पोस्ट है तो क्या करो, हमने दो चीजें ऊपर बताई थी कि दो चीजों की बिना पे हमने अपने डाटा को लेके आना है। उसमें से हमारे पास है यूजर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। पहले हमने रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कहाँ पे करना है, यूजर नेम के ऊपर करना होगा। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यूजर नेम, क्योंकि जो डाटा हमारे पास ऊपर से आएगा वो हमने एज ए रिक्वेस्ट में पास करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा होगा पासवर्ड। पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे एज अ लिस्ट हमने पासवर्ड को पास करना होगा। लिस्ट में पासवर्ड पास किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन लगा लेते हैं ताकि हम उसको बता दें कि यूजर में जो डाटा है अगर वो ऑथेंटिकेटेड है। ऑथेंटिकेटेड से मुराद यूजर ने जो स्टेप हमने साइन अप साइन इन में किए हैं वो सारे यहाँ पे उसने किए हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये ऑथेंटिकेटेड, ये आपको प्रोवाइड खुद ही कर रहा है, ये जेंगो की तरफ से है, नहीं तो ये आपको लिखना पड़ता है, इसके लिए कोड लिखना पड़ता है आपको, लेकिन जेंगो ने हमें प्रोवाइड करके दिया और इसको हमें इम्पोर्ट करना होगा। तो ऑथेंटिकेट, उसके बाद दो चीज़ें हैं ऑथेंटिकेट के लिए, यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। सर अपने पासवर्ड पे किया है ना ऊपर। यूजर नेम पासवर्ड दो है। अरे सर ईमेल 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 में क्या, सर आपने यूजर नेम पासवर्ड और ईमेल तीन चीजें दे वो लिखी थी। वो तीनों भी आप पास कर सकते हो अगर तीनों, क्योंकि हमारे फॉर्म में ना, जो फॉर्म में हमने डाटा डाला है वो ये, यहाँ से इसको आप मिटा दो, आप यहाँ से दो कर ले, ये तीन है, ये तीन कर सकते हो तो तीन कर लो, तो क्योंकि हमारी फॉर्म में दो जगह है तो आप तीन जगह से कर सकते हो। अक्सर आपने देखा होगा कि जब लॉग इन करते हैं तो या तीन चीजें मांगते हैं या दो ही मांगते हैं अक्सर, तो आप दो कर ले या तीन कर ले, आपकी मर्जी है। ये ये जो साइन अप में ये वाला हमने किया है ना, ये वो नहीं है। यहाँ पे जो डाटा आप पास करते हैं ना, ये वो वाला डाटा नहीं होगा। इस डाटा के बिना आप साइन अप कर नहीं सकते। ये आपको लाजमी जो चीजें होती है ना क्रिएट यूजर के लिए, तीन चीजें आपको लाजमी चाहिए, ये वो है। जब प्रोफाइल आपका बन जाते हैं ना, तो प्रोफाइल में ये तीन चीजें लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पे जो कुछ आप लिखोगे ना, इधर जो पास करोगे ये वाला, इन दो की मदद से आपका वो डाटा वहां पे पासवर्ड हो जाएगा। ये डाटा तो आपका सारे गया ना, इनकी मदद से आप ईमेल से कोई भी उठा सकते हैं। अब यूजर नेम ईमेल उठा ले, अब ईमेल फर्स्ट नेम उठा ले, आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम उठा ले, बस जो आपने यहाँ पे उसको पास किया ये वाला, उन्हीं की मदद से आपका लॉगिन होगा। और जो डाटा आपको यहाँ से पास करना होगा, क्योंकि ये डाटा किस फॉर्म में है फिलहाल, यहाँ से जो डाटा आपका इस फॉर्म में है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसको आप यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म में भेजना होगा, जिसको हम क्या कहते थे, इसको की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। और यहाँ पे आपको पासवर्ड भी उसी हिसाब से, पासवर्ड इक्वल पासवर्ड।
ठीक है, यहाँ से ये हमारा रेडी हो गया। अब ऑथेंटिकेट को हमने इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके ये ऑथेंटिकेट आपका खत्म हो गया और ये आपका काम चल गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपने कोई काम इसके ऊपर लगाना हो, मतलब लॉजिक आपने कौन सा इसके ऊपर लगाना है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो डाटा यहाँ से पास करना है आपने, उस डाटा को हमने वहाँ पे चेक करवाना है। कहाँ पे चेक करवाना है? डेटाबेस में। हम यहाँ पे कहते हैं कि इफ यूजर इज नॉट, अगर हमारे पास यूजर इज और इज नॉट का मैंने बताया था, नोट नन है तो क्या करो, लॉग इन ऑलरेडी मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ, नहीं तो हमने लॉग इन भी यहाँ पे इंपोर्ट करना था। तो आप क्या करो, लॉग इन करवा दे इसका। लॉग इन में सबसे पहले हमारा जाएगा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में डाटा चला जाएगा और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज पास कर ले, कोई भी लिख ले यहाँ पे। चलो मैं सक्सेस ही लिखता हूँ, यहाँ पे आपको सक्सेस लिख लिया और आपका यहाँ पे जब भी लॉग इन हो जाते हैं तो उसको ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर वो यूजर बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है, ये वाला काम उसने किया है, ठीक है। अगर ये वाला काम उसने नहीं किया है, या इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसको यहाँ से आप इसको मिटा दें, यहाँ से आप इसको मिटा दें। पहले यहाँ पे यूजर की जो वैल्यू है ऊपर जो आपने पास किया है वो वैल्यू इसको पास कर ले, और ऊपर यहाँ पे मैसेजेस जो ऊपर हमने इंपोर्ट किए उस मैसेजेस डॉट, उसके अंदर एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है सक्सेस। इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट पास करेंगे और रिक्वेस्ट के साथ साथ यहाँ पे कोई भी मैसेज जो कि हमने सक्सेस से लिखा था ये मैसेज हम पास कर लेंगे। जब ये आपका ये लॉगिन हो जाएगा उसके बाद ये वाला डेटा आपको ये मैसेज मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ये लॉगिन हो जाए, यहाँ से जो यूजर आएगा वो लॉगिन अगर सक्सेसफुल हो जाए तो उसको ये मैसेज आएगा, लेकिन उसको हम कहाँ पे ले जाएं? तो जो जहाँ पे आपने उसको लेके जाना है उसके लिए आपको दोबारा, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, रिटर्न रेंडर। और यहाँ पे रिटर्न रेंडर में इसको हम ये जब भी हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब होता है होम पेज। जब भी हम ये चीज लिखते हैं ना तो इसका मतलब हमारे पास होता है होम पेज। ये हमारे पास जो पहला हमारे पास पेज होगा उस पर हमें रीडायरेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो सर अगर उसमें भी तो सर रिडायरेक्ट वो यूज करते हैं ना, आप तो सर रेंडर कर रहे हैं। क्या यूज करते हैं? सर रीडायरेक्ट मतलब रिटर्न रिडायरेक्ट और फिर जिसका। नहीं नहीं, बात एक ही है ना, रिटर्न रीडायरेक्ट का मतलब होता है जैसे कि, एक मिनट, मैं जब ये कोड रन हो जाए ना, ये एरर वगैरह हम सॉल्व कर ले तो आपको मैं बता देता हूँ कि इनमें फर्क क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर लिया, अब इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे फिल कर लिया, या सपोज कर ले हम वर्ड, अभी टू वर्ड डेटा साइंस की एक वेबसाइट है, इसके अंदर हम आ गए। अब इस वेबसाइट के अंदर ये मेरे पास कुछ चीजें शो हो रही है। मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ। अब साइन इन मैं करता हूँ यहाँ से, मैं जैसे इसके ऊपर साइन इन के ऊपर क्लिक करूँ, सपोज कर ले मैं यहाँ से गूगल की, अब ये जो मुझे लेके जा रहा है ना, ये मुझे पूरे एक पेज पे लेके जा रहा है। क्योंकि रेंडर जो हमारे पास रेंडर होता है ना, वो रेंडर क्या करता है, हम एक पूरा पेज प्रोवाइड कर लेते हैं। तो पूरे एक पेज के लिए जब आपको एक लेके जाना होगा, जो आपका पेज होगा, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल, लॉग इन डॉट एच टी एम एल, जो भी चीज आपके पास होगी, तो वहां पे अगर आपको लेके जाएगा तो वो एक दफा ऊपर से रिलोड होके आपको नजर आएगा। वो हम कहीं क्या कहते हैं कि हमने ये रेंडर किया था, वो आपका पेज रेंडर हो गया पूरा का पूरा। जब वो वाला पेज आप रीडायरेक्ट करते हो तो रीडायरेक्ट का मतलब ये यहाँ से ये रिफ्रेश नहीं होगा, पेज यहाँ से रिफ्रेश नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे लॉगिन होगा और वो चीज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। बात समझ आई है? जी सर आ रही। क्या रीडायरेक्ट और रिटर्न में क्या फर्क होता है, रिटर्न रेंडर? सर रीडायरेक्ट आपको दूसरे पेज पे लेके चले जाता है। अच्छा, रीडायरेक्ट आपको दूसरे पेज पे नहीं ले जाता, रीडायरेक्ट आपको उसी पेज के अंदर, जब हमारा पेज रिफ्रेश होता है ना, उसी पेज के अंदर जो चीज आप करवाना चाहते हैं वो रीडायरेक्ट से होगा। अगर आप रिटर्न रेंडर करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपने पूरा का पेज यहाँ से रिफ्रेश होके उसके बाद आपको मिलेगा।
काम दोनों की सेम होते हैं, कंसेप्ट दोनों की सेम है। समझ आई है? ओके सर। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ये मैंने सही लिखा या सही नहीं लिखा। सर ये फिर यहाँ पे रेंडर आना चाहिए या रीडायरेक्ट लिखना? इधर फिर रिडायरेक्ट अगर उसी पेज पे अगर शो करवाना है मतलब रिफ्रेश के, फिर तो सर वही आएगा ना रिडायरेक्ट। हाँ, यहाँ पे हम रीडायरेक्ट लिखेंगे अगर हमें उसी पेज पे इसको शो करवाना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक छोटे से काम के लिए वो पूरा का पेज, मतलब एक सक्सेस का मैसेज ही देना है ना, तो उस मैसेज के ऊपर हमारा पूरा पेज रिलोड हो। तो इसलिए हम यहाँ पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं कि जैसे इसके ऊपर ये हो जाए, उसके बाद इसी होम पेज के ऊपर फौरन हमें ले जाएगा। अच्छा, उसके बाद एल्स में हमने जो भी चीज़ पास करनी है, एल्स में हम कोई भी मैसेज यहाँ पे दे दें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैसेजेस डॉट एरर, और यहाँ पे पहला डेटा हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे आप उसको मैसेज पास कर सकते हैं कि इसके लिए क्या कोई गलती वगैरह हो सकती है तो वो पास कर ले। और एल्स के बाद अगर आपका ये सपोज कर ले आया था इसके अंदर, तो इसको भी हम रिटर्न वगैरह इधर भी करवाएंगे। ये रिटर्न फंक्शन गए जो फंक्शन में हमने पढ़ा था वही है। कोई भी चीज़ को रिटर्न करवाना मतलब बैक से जो फंक्शन एक दफ़ा कॉल हो जाते हैं उसके बाद जो डाटा आता है तो वो हमारे पास रिटर्न होके यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे ये देखो हम रेंडर कर रहे हैं कहाँ पे, पूरी ब्लॉक पेज में। और यहाँ पे आप कोई ब्लॉक पेज जो अभी तक बनाने या बना लो वहां पे इसको लेके जाना है या कहीं और इसको ले जाना, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉग इन डॉट एच टी एम एल। क्योंकि जब यहाँ पे कोई एरर आ जाता है तो आप उसको वहां पे लेके जाओ, या अगर ब्लॉग हमने बनाया होता तो यहाँ पे हम उसको ब्लॉग में भी भेज सकते थे। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर भी सेम इसी चीज को आप एक दफा रिटर्न कर लो। इस चीज को भी यहाँ पे आप कोई भी डाटा इसके अंदर रिटर्न कर लो। यहाँ पे हम लॉग इन एक ब्लॉक भी कर लेते हैं और एक को यहाँ पे सपोज कर ले मैं इस ब्लॉक पे करता हूँ और नीचे वाले को मैं लॉग इन पे रिटर्न कर लेता हूँ। समझ आई है इसकी? अब इस तरीके से हमारे पास ये लॉग इन हो जाता है डाटा। और एक एंड पे एक चीज और छोटा सा दिखा देता हूँ जो सबसे आसान भी है। हम एक और लिखते हैं कि अगर ये सारा कुछ लॉग इन हो जाए तो उसके बाद हम इसको लॉग आउट कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं नाम उसका लॉग आउट ही रखता हूँ, और लॉग आउट में भी हमारे पास रिक्वेस्ट डेटा ही जाता है। यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डेटा भेज दिया। उसके बाद ये यहाँ पे, अच्छा एक बात है लॉग आउट में कि लॉग आउट में और डिलीट में एक आसानी हमारे पास ये होती है कि इनके अंदर ये चीज़ जो हमें मिलती है ना, जैसे लॉग इन ऊपर हमें मिली थी तो ये हमें बिल्ट इन मिल जाती है, क्योंकि मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया यहाँ पे। अब ये यहाँ पे मैं इसके साथ इधर लॉग आउट भी लिखूँ तो ये दोनों चीज़ें मुझे बिल्ट इन मिल जाती है। ये दोनों जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट ऑथ से मिल रही है, हमें इसकी कोड की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसको कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉग आउट किसको, जो रिक्वेस्ट में हमारे पास डाटा आएगा। जो रिक्वेस्ट में हमारे पास डेटा आ गया उसको हमने लॉग आउट कर लिया। और उसके बाद मैसेज कोई भी प्रिंट करवा ले यहाँ पे मैसेज डॉट सक्सेस, और यहाँ पे मैसेज में हमारे पास जो भी डाटा होगा वो रिक्वेस्ट के तौर पर हमारे पास डाटा चला जाएगा। रिक्वेस्ट में डाटा चला जाएगा और यहाँ पे सक्सेसफुली या कोई भी इस तरीके से मैसेज पास कर लेगा। और एट द एंड हमारा अपना जो काम है वो हमने हर हाल में लाजमी करना होता है कि हम इसको रिटर्न रीडायरेक्ट करवा लें। रिटर्न रीडायरेक्ट करवा ले या इसको रिटर्न रेंडर कर ले, अगर किसी खास पेज में करना है तो भी कर ले। रिटर्न रीडायरेक्ट अगर आपने करना है तो आपको ये चीज लिखनी होगी, ये यहाँ पे इसको इस चीज को फैच करना होगा। अगर आपने ये रिटर्न रेंडर करना है तो आपने पूरी एचटीएमएल पेज का बताना होगा। जो चीज आपको सही लगता है आप उस हिसाब से इसको कर लें। तो हम क्या हम चाहते हैं कि जब ये हो जाए उसके बाद इसको कहाँ पे ले जाऊं, क्योंकि लॉग आउट जब हो जाते हैं तो नॉर्मली सबको लॉग इन का पेज ही नजर आ जाता है। तो हमने उसको कहा कि हमें ये लॉग इन पे लेके जाओ। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये काम था। और एक ये मेरे पास एक एरर आ रहा है, और एक एरर ये सॉल्व कैसे होता है और चैट जीपीटी को आप लोगों ने कैसे यूज करना है वो उसको देख लिया। यहाँ तक कि क्लियर है? जी सर।
अब यहाँ पे जो भी आपके पास ये डाटा आ गया, ये वाला जो भी डाटा है, इस डाटा को आपने मॉडल डॉट पी वाई में लेके जाना होगा, क्योंकि हमने इस डाटा को यहाँ से उठाना था फ्रंट एंड से, यहाँ से रजिस्टर से, यहाँ पे लॉजिक लिखना था, उसके बाद इसको मॉडल में भेजना था, उसके बाद आपको आके यहाँ पे इसका मॉडल बनाना होगा। समझ आइए। अब चैट जीपीटी जो कि क्योंकि हमारे पास ये आखिरी क्लास है, तो ये मैं बता देता हूँ कि अभी ये जो मेरे पास एरर आ रहा है, आपके पास भी एरर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एरर आ सकती है, मल्टीपल टाइप की एरर होती है। अच्छा एक बात और कि चैट जीपीटी को यूज करने का, अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन है? नो सर, यहाँ तक नहीं। अच्छा चैट जीपीटी में एक बात है कि चैट जीपीटी से जब आप एक चीज पूछते हैं ना बार बार, तो चैट जीपीटी में ये होता है कि वो एक जैसे घर में हमारे पास एक तोता होता है ना, तोते को हम कोई लर्न करवा लेते हैं, तो उसको ये तमीज नहीं होती कि किस टाइम पे ये बात मेहमानों के सामने बोलनी चाहिए और किस टाइम पे नहीं बोलनी चाहिए। उसको एक दफा रट्टा हो गया तो वो बोल ही लेता है, हर वक्त वही बोलता है। ये चैट जीपीटी तोते की तरह होता है, ये चीज इंसान से ज्यादा बता देता है लेकिन इंसान से ज्यादा समझदार नहीं होता। ये अक्सर कोड अपने हिसाब से बता देते हैं, आपको इसकी कोड को समझने की ट्राई लाजमी करनी है। अगर ये मैं बार बार इससे ये ऑथेंटिकेशन पूछता रहूँ, मतलब 5-6 दफा इसे पूछूं, आगे मैं इसे लॉग आउट का या किसी और चीज का पूछूं ना, तो मुझे ये ऊपर वाले को मद्देनजर रखते हुए नीचे जवाब दे देता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने डिफरेंट लॉजिक इससे पूछ लेना तो यहाँ से आप न्यू चैट जीपी न्यू क्रिएट कर लिया करें। ठीक है, बार बार उसे एक चीज ना पूछा करें, नहीं तो फिर ये मसला बना लेता है, ये फिर आपको सही तरीके से जवाब नहीं मिलेगा इसका। अच्छा अब मैं इसकी मिसाल के तौर पर ये जो काम मैंने इतने टाइम पे किया था ना, ये मैं इससे पूछता हूँ कि मुझे करके दे दे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। किसी ने अभी तक यूज किया है? नो सर। अब ये देख लो, जो काम मैं यहाँ पे कर रहा था ये मुझे कितनी आसानी से देते हैं। ये चीजें यूज करनी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं करनी, लेकिन कैसे करनी है काम, इसलिए मैं अभी तक जो आप लोगों से कह रहा था कि नहीं करना, ताकि आप लोग अगर ये चुप करके ये कोड दे ये देखो, अगर ये कोड आपको मिल जाता तो आपको पता कैसे चलता। ये देखो जो मैं कर रहा था ये वही काम इसने करके दे दिया। पहले इसने रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट किया, लेकिन इसने वो इसके अंदर लॉजिक नहीं लिखा, तो मैं इसे पूछता हूँ कि विद लॉजिक लिख के दे दे। अब ये देख लो साथ साथ वो भी किया है, फॉर्म यूज किया इसने, सीएसआर टोकन लगा लिया, यहाँ पे एक्शन के तौर पर ये डाटा डाल दिया, ये फॉर्म है कोई भी, ये एक सिंपल सा फॉर्म है, और यहाँ पे आपको यूआरएल डॉट पे, अब एज अ डेवलपर आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये कोड कहाँ पे लगाना है। अब में से कोई मुझे बता दे ये कोड कहाँ पे लगाना होगा। अब ये तो सर यूआरएल में होगा। यूआरएल डॉट पी वाई में लगाना होगा, ये हमारे पास टेम्पलेट में इसको लगाना होगा। ये कोड हमारे पास व्यू डॉट पी वाई में इसने लगा दिया, मैं कहता हूँ कि नहीं। अब ये इसके अंदर कुछ इफ एल्स वगैरह की कोड थोड़ी बहुत डाल देगा। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ यूजर क्रिएशन वगैरह की कुछ चीज इसने डाल दी, तो यहाँ पे लॉजिक वगैरह आप इससे पूछ सकते हैं। मैं इसके साथ कहता हूँ कि इसकी लॉगिन भी बना ले, 2 वर्ड लिखिए सिर्फ, क्योंकि इसको अब समझ आने लग गया कि मैं क्या करना पूछ रहा हूँ। तो इसने पहले रजिस्टर बना लिया, रजिस्टर क्या रहे फॉर्म के अंदर इज वैलिड की वो फंक्शनलिटी डाल दी, और साथ साथ यूजर लॉगिन भी बना के दे दिया। अब मैं सिर्फ एक वर्ड लिखता हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ लॉग आउट, तो इसको समझ आ जाती है कि ये लॉग आउट अभी पूछ रहे हैं लेकिन जेंगो के रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं। ये देखो इसने वो भी बना लिया, लॉगिन भी बना लिया, और एंड पे मुझे लॉग आउट भी बना के दिया, ये देखो लॉग आउट भी बना के दिया, और इसने रिडायरेक्ट होम पे कर लिया और हमने डैश पे किया था। क्या समझ आई अब? सारा कोड ही लिख कर दे रहे हैं। सारा कोड लिख कर दे दिया, डेवलपमेंट आसान हो गई। अच्छा अब इसके अंदर एरर कैसे सॉल्व होती है, सपोज कर ले मैं इसे कहता हूँ कि जो ऊपर आपने मुझे कोड दिया था उसमें मैंने ये एरर मुझे आया था।
तो इधर ये आपको बता रहा है कि आपने इंस्टॉल ऐप के अंदर जाके सेटिंग के अंदर जाके आपने यहाँ पे कोई गड़बड़ किया, आप उसको ठीक कर ले। तो हम पहले देख लेते कि हमने वाकई यहाँ पे कोई गड़बड़ किया था। तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि django.contrib.sites, django.contrib.sites, ये कह रहा है कि ये लगा लो मेरे यहाँ पे। चलो हम इसी को कॉपी करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। Ctrl+C, और ये वाला एरर हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन नीचे कुछ और भी कह रहा था। मिडल वेयर में ये लगा लो, तो ये ऑलरेडी लगा होगा। सी कर लिया हमने। आप लोगों ने सेम ऐसे ही काम करना है जैसे मैं लगा हूँ ना, सेम एज इट इज आप लोगों को भी करना होगा। अभी देख लो, जैसे जैसे मैं कोड कर रहा हूँ ना, ये कहानी मन गढ़ंत बनाता जा रहा है, मन गढ़ंत बनाता जा रहा है। हालांकि एरर छोटा है, लेकिन ये मुझे कंफ्यूज करता जा रहा है। अभी मैं दोबारा पूछूंगा इससे। तो ये चीज को आपने मद्देनजर रखना है, क्योंकि ये अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे और भी। मतलब अपना अक्ल लाजमी यूज करना है, सारा इस पे डिपेंड नहीं करना। अभी देखिए, पहले इसने कुछ और कहा था, अब कुछ और कहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने एक दफा खुद से देखनी है, सारा इस पे डिपेंड नहीं करना। कोड आपको लिख के देगा, लेकिन बस आपको समझ आना चाहिए कि कोड के अंदर में कौन सी ऐसी चीजें हैं। अब यहाँ से जो जो मैंने इसकी मानने पे किया था, मैं उसको सबको हटा रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे बता दो, समझ आ जाएगा जो कोड हमने किया है? ठीक सर, आ जाएगा। नहीं, अभी कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, तो अभी भी बता सकते हैं। इसका एक बार सर जो फ्रंट एंड है ना वो दिखाइएगा बस, register.html का। मतलब कोड में या वैसे ही? हाँ सर, खोल कर दिखा दें एक बार। अच्छा। जो सर हमने अभी क्रिएट किया है ना, उसका जो फ्रंट एंड है। अच्छा, मैंने उसका ये एरर सोल्व करना होगा, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ। चलो आप लोग 8:40 तक ब्रेक ले लो, मैं ये सोल्व करके आप लोगों के पास दोबारा आता हूँ। ठीक है सर। लीव नहीं करना। जी सर। समझ आ रही? अच्छा, अब यहाँ तक ये हमारा था। उसके बाद ये इसकी समझ आएगी ना कि इसके अंदर कोड वगैरह कैसे करना है, क्या नाम होता था ये। अगर मैं न्यू क्रिएट करूँ और यहाँ से मैं आप लोगों की एक और चीज़ मजे की दिखाऊँ, मैं इसे कहता हूँ कि क्रिएट अ कंप्लीट मिनी ई कॉमर्स वेबसाइट with front end and back end with database। अभी देख लो इसको। पहले इसने HTML का कोड लिख के दिया है, फिर इसने जावास्क्रिप्ट भी खुद करके दिया, जावास्क्रिप्ट भी लिख के दिया है इसने। पहले HTML का लिख के दिया है, फिर जावास्क्रिप्ट किया है। ये देखो, इतना जावास्क्रिप्ट इसने क्रिएट कर लिया, लेकिन इसको हमने बताया नहीं था कि किस में करना है, इसलिए इसने किसी और में क्रिएट करके दिया। तो यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि जेंग में कर ले। अब ये नहीं होता, इसलिए इसको समझ नहीं आएगी। ऊपर वाली जब मैंने लॉग आउट लिखा था ना, उसने जेंगो में किया था। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन हो चुका था। तो यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि इन जेंगो। अब देखना, पहले इंस्टॉल करना है, एक एक स्टेप बता रहे हैं। पहले इंस्टॉल करना है,
फिर प्रोजेक्ट बनाना है, फिर ऐप बनाना है। फिर आपसे कहता है कि आप पहले, जैसे इन्होंने मॉडल डॉट पी वाई पहले बनाई है, इन्होंने मॉडल डॉट पी वाई बना लिए, उसके बाद मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करनी है, उसके बाद इसने इसके लिए व्यू बनाया है, व्यू के बाद इसने, अभी देख लो, इसने मॉडल बनाया, फिर व्यू बनाया, फिर इसने फ्रंट एंड बनाया। आप फ्रंट एंड बना लो, व्यू बना लो, फिर मॉडल बना लो, आपकी मर्जी, आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है ये सारा। ये देख फ्रंट एंड बन गया, ये इसका यूआरएल हो गया। तो ये किस्म का छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना के दे दिया। अब इसके अंदर आपको जो जो चीजें चाहिए उसको कॉपी पेस्ट करके उससे पूछ सकते हैं। समझ आई है? जी सर। अच्छा, अब अभी तक इसमें कोई, अच्छा वो दूसरा जो था वो कोड भी दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर एक एरर आ रहा है, अभी हम देख लेते हैं अभी कौन सा एरर है। अच्छा, हमने जाना है यहाँ से रजिस्टर में। अच्छा, इधर मुझे बता रहे हैं नो सच टेबल। अच्छा, जेंगो सेशन में टेबल नहीं है, तो सबसे पहले हमने इसको कंट्रोल सी करके पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, क्योंकि ये न्यू बनाया था ना, इसके अंदर में एक माइग्रेशन हुई नहीं है, और जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र्स है, और वो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हमने क्रिएट नहीं किया। तो ये कह रहे हैं नो डिटेक्ट, लेकिन हम चाहते हैं कि डिटेक्ट कर ले, माई ऐप करते हैं यहाँ पे। तो नो चेंज इज डिटेक्ट इन माई ऐप। अच्छा, उसके बाद माइग्रेट करते हैं। तो कुछ चीज़ें बन गई, अभी दोबारा ट्राई करते हैं चलाने की। तो ये इस तरीके से ये हमारा डेटा बन गया, और यहाँ से ये लॉगिन का फॉर्म हो गया। तो लॉगिन की फॉर्म में हम फिर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे नो नॉट फाउंड लॉगिन। अच्छा, लॉगिन इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमने लॉगिन का कुछ बनाया नहीं था यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो भी बना था ना, ये यूआरएल में देख ले, रजिस्टर ही बना है। तो यहाँ हमारे पास फिलहाल लॉगिन नहीं है, इसलिए हम सिर्फ रजिस्टर पे ही जा सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे रजिस्टर में कोई भी डाटा डालना चाहते हैं, सपोज कर लिए हमने डाटा डाल दिया कोई भी, तो हम चाहते हैं ये हमारा, ये सेम रखना होगा दोनों। ये देख लो यहाँ पे, ये जो हमने ऊपर पूछा था ना, वो कुछ लॉजिक वगैरह लगाए थे, ये उसी के हिसाब से है। अब ये देख लेना, यहाँ से ये जो हम ये कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं क्या नाम होता है, रीडायरेक्ट करना। ये हम एक पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, आप पेज पे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, आप इसको किसी नाम पे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, आप इसको रेंडर भी करवा सकते हैं। अच्छा, यूनिक कंस्ट्रेंट फील्ड और यूजर नेम, ये फिर कोई एरर दे रहा है, और ये डेटाबेस का कोई एरर है। मतलब जो हमने डेटाबेस बनाया ना, ये उसी का कोई मसला है। तो डेटाबेस मेरे ख्याल में हमारा बना नहीं होगा। अच्छा, इसके लिए फिर क्योंकि प्रोजेक्ट न्यू है, तो आपको यहाँ से दोबारा क्रिएट सुपर यूजर वगैरह ये सारा कुछ दोबारा करना होगा, वो आप लोग फिर एक दफा कर लेंगे। अच्छा, अभी इसमें कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, ये लॉगिन और एचटीएमएल, ये इसमें मतलब लॉगिन का जो एचटीएमएल का लॉगिन था और फ्रंट एंड था, ये सारा कुछ सेट करना, या लॉगिन का भी करके दिखा दूं। यहाँ पे आपने लिखना है पाथ, और यहाँ पे आपने जो इसकी जगह आपके लिखना होगा लॉगिन, और यहाँ पे हम लिखते हैं व्यू डॉट, मेरे लॉगिन का नाम मेरे ख्याल में लॉगिन ही था, या ये नहीं था, और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू लॉगिन। तो इसका हम व्यू में, मेरे ख्याल में व्यू बनाया था इसका, तो उसका नाम क्या था व्यू, तो लॉगिन ही व्यू का नाम है। तो व्यूज डॉट लॉगिन। तो अभी इसको यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आप लॉगिन दोबारा सर्च ट्राई कर लें। तो हम चाहते हैं कि लॉगिन भी हो जाए, ये लॉगिन पे भी आ गया हमारा डेटा। ये T1 हो गया, यहाँ पे 1 2 लिख लें।
मेरे ख्याल में ये लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि डेटाबेस हमने बनाया नहीं है, इसका डेटाबेस सक्सेसफुली सेट नहीं है। तो जब वो सेट होगा तो उसके बाद ये लॉगिन होगा, नहीं तो अभी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ से ये लॉगिन हो गया हमारा। अच्छा, वो जो मैं वहाँ बता रहा था यूजर नेम, दो चीजें लिखी थी, यहाँ पे आप 3 टेबल बना लो, और यहाँ पे यूजर नेम के साथ आप ईमेल भी सेट कर लो, कोई मसला नहीं होता। आप 3 चीजें पास कर ले, आप 2 चीजें पास कर ले, हो जाएगा। सर डेटाबेस के लिए हम मॉडल बनाते हैं और फिर सर उसको एडमिन में रजिस्टर करना होता है ना बस। हाँ, एडमिन में लाजमी रजिस्टर करना होता है, नहीं तो वो मतलब चलेगा, सारा कुछ शो होगा, लेकिन मतलब वहाँ पे आपका टेबल वगैरह शो नहीं होगी। ठीक है सर, लेकिन सर सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन सर बेस डॉट एच टी एम एल है जो बेसिक कोड, उसमें थोड़ा मसला होगा क्योंकि उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है। इसमें मतलब आप लोगों को अभी तक ये टेम्पलेट इनहेरिटेंस का इशू आता है। ना सर ये हो गया, लेकिन सर जो इसमें ये जो लिखा हुआ है ना सर एच टी एम एल का कोड, वो थोड़ा मुश्किल है। वो अब मैं आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए मैंने आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये कोड आपको फ्रंट एंड डेवलपर दे देता है, इसके साथ आपको ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि हर टीम में जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर हाउस में एक बंदा एक काम नहीं करता, पूरी टीम होती है हर एक चीज की। अभी ये पहला पहला काम पता है आपको क्या होता है? पहला पहला काम आपको मिल जाता है, UI UX डिजाइनर होता है, पहला पहला काम फोटोशॉप का होता है, इलस्ट्रेटर, ये जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, पहला पहला काम ये क्या करते हैं डिजाइनर, एक इस तरीके से, जैसे ये टीम है ना, जैसे ये है, मैं इसके अंदर अगर जाता हूँ, डिजाइनर ये चीज क्रिएट करते हैं फोटोशॉप में, ये चीज एज इट इज, ठीक है। वो डिजाइन दे देता है UI UX डिजाइनर को, वो भी अलग सी एक फील्ड होती है। वो UI UX डिजाइनर इसको GUI इंटरफेस बना लेते हैं, वो फिर हमें दे देते हैं, हमारे साथ बैठ जाते हैं फ्रंट एंड डेवलपर के साथ, उसको बता देते हैं कि ये ऐसे ऐसे है, यहाँ पे नुक्ता कम है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसके बीच में ये जो आपने बनाई है, ये ज्यादा कर लो, ये कम कर लो, इसका कलर तेज कर लो, इसका कलर कम करो। फ्रंट एंड डेवलपर के साथ वो पूरा दिन बैठा होता है, उसको समझा रहा होता है कि ये ऐसे ऐसे करो, फ्रंट एंड डेवलपर इसको कोड के साथ इसको इस तरीके से बनाता है। फिर वो फ्रंट एंड डेवलपर हमें क्या करता है, ये जो फाइल नहीं होती ये वाली, अगर मैं इस फाइल के अंदर यहाँ पे जाऊँ ना, ये ब्लॉक के अंदर मैं जाऊं और यहाँ पे जाऊं और मैं टेम्पलेट के अंदर जाऊं, मैं इस फाइल पे अगर क्लिक करूँ ना, ये देखो ये फाइल मुझे कुछ ना कुछ शो करता है, इसके अंदर फिलहाल HTML CSS है नहीं, तो ये पूरा पूरा मुझे कोड दिखा देता साफ सुथरा। तो ये हमें दे देते हैं कौन? फ्रंट एंड डेवलपर। ये देख लिख ना, फ्रंट एंड डेवलपर ये हमें फ्री में दे देते हैं, हमने बस सिर्फ इस कोड को उठाना है। इस कोड को फ्रंट एंड डेवलपर को हम सारा बताएंगे कि सपोज कर ले ये एरर आ रहा था, जैसे अभी नजर आ रहा है ये वाला, यहाँ पे कुछ भी मसले है ना, मामूली से भी मसले है, कोई भी मसला है, ये फ्रंट एंड की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार है इसका। हमारा काम है इसको यहाँ पे लेके आना, बस टेम्पलेट के अंदर लेके आना और उसको अपनी व्यू के साथ सेट करना, तब से बैक एंड के काम स्टार्ट हो जाते हैं। HTML का हमारा काम नहीं होता बैक एंड डेवलपर का। एज अ फुल स्टैक जब आप सीनियर लेवल पे जाते हैं तब आपको होता है, क्योंकि जो भी कंपनी होते हैं ना, वो सीनियर को सिर्फ एक चीज़ के लिए हायर नहीं करती, वो फुल स्टैक से लेकर मतलब फुल स्टैक डेवलपर के लिए हायर करते हैं, सारा काम उसे करवाते हैं। जो जूनियर लेवल के होते हैं डेवलपर, जिसको एसोसिएट डेवलपर कहते हैं, एसोसिएट डेवलपर का काम या फ्रंट एंड एसोसिएट डेवलपर होता है या बैक एंड होता है, फ्रंट एंड का काम आपको मिल जाते हैं। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर जो कोड है ये वाला, ये जैसे ये है, ये आपका काम होगा, ये सेटिंग करना आपका काम है, बस आपका काम फ्रंट एंड के डेवलपर का काम ये होता है कि इस पे आप क्लिक करो, यहाँ से अगर आपका सारा कुछ सही चल रहा है ना, लाइक सपोज इस पे हम क्लिक करें और यहाँ पे ये मुझे सारा ये नजर आ रहा है, बस फ्रंट एंड का काम कंप्लीट है। बाकी चलाना है, कैसे चलाना है, वो आपको आना चाहिए। समझ आई ये बात तो? जी सर अब आ गए। अच्छा, अभी किस चीज़ की कंफ्यूजन या कोई मसला, और किस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है? सर अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो मतलब फॉर एग्जांपल वो किस तरह का हमें काम देगा बैकएंड में, वो बैकएंड में नहीं देता। तो सर वो कौन सा काम देगा हमें करने। नहीं नहीं, वो ये कहता है, वो इस तरीके से कहता है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि क्लाइंट को अगर आप कहोगे ना कि मैं जूनियर हूँ, वो कभी आपको काम नहीं देता। क्लाइंट के साथ आपने बात इस अंदाज से करनी है ना कि अगर आपका साल एक्सपीरियंस है तो क्लाइंट को आपने बताना है मेरा 4 साल एक्सपीरियंस है, क्योंकि क्लाइंट कभी अपना पैसे जूनियर या इंटर्न या फ्रेश पे खरीदाया नहीं करता, उसको पता है कि ये काम इससे होता नहीं है, वो हर 4 साल वाले पे हायर कर लेते हैं, कम पेमेंट में वो कहता है मेरा अच्छा काम हो। तो एज ए जूनियर लेवल पे वो आपको ये बता देता है पहला काम। अच्छा, मैं अब एक और चीज बता देता हूँ, फिर आपकी क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, मैं आता हूँ डिबगिंग पे। डिबगिंग का क्या मतलब होता है? जो डिबगिंग मैं कह रहा था ना, उसका मतलब ये होता है
कि सपोज कर ले, कंफ्यूज नहीं होना, ये आप लोगों का काम नहीं है, ये सीनियर लेवल का काम है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे किस चीज़ पे डिबगर लगा लूँ, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं कर देखता हूँ रन एंड डिबगिंग। अब ये देख रन एंड डिबगिंग मेरे कोड पे चल गया। अब ये देख लो, इसने मुझे ये बता दिया कि आपकी जो सिस्टम है ना, इसके अंदर HTML CSS नहीं चल रहा, HTML CSS का कोई इशू आ रहा है यहाँ पे। अब ये देखो आपके सामने था, यहाँ पे टर्मिनल में इसने दिखाया नहीं था कि क्या इशू आ रही है, लेकिन बैक एंड पे कुछ चीज ऐसी थी जो यहाँ पे नहीं चल रही थी, तो वो दोबारा चलाते हैं। अब मैं दोबारा चला लेता हूँ, देख ले यहाँ पे ये जो कोड है ना, ये हमारा कोड, क्योंकि इसके अंदर HTML CSS आ नहीं रहा, तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि कोड जो हमारा अभी है फिलहाल इस पेज पे, उसके अंदर HTML CSS नहीं चल रहा। ये उसका आउटपुट है, और यहाँ से आपका डिबगिंग वगैरह सेट हो जाती है। ये फौरन मुझे वहां पे क्यों लेके जाता है, लेकिन अच्छा, इसका एक तरीका ये होता है, एक इसका तरीका ये होता है कि एक मेथड ये होता है, दूसरा मेथड कि सपोज कर ले मैं डिबग करना चाहता हूँ कि जो ये वाला यूजर डाटा था ना, ये वाला क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा। मुझे तो पता नहीं चल रहा ना, कि मैंने यहाँ से डाटा भेजा था आप लोगों के सामने, अब मुझे क्या पता ये चल रहा था या नहीं चल रहा था। मुझे तो कुछ एरर नजर आ गया, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था। तो दूसरा डिबगिंग का तरीका ये होता है कि आप रास्ते में जो भी डाटा आपके सामने आता है ना, उसको प्रिंट करो। अभी मैंने प्रिंट यूजर कर लिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे टर्मिनल में, और मैं टर्मिनल में इसको कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल C, और इसको रन करता हूँ। अभी देख लो, मैंने कंट्रोल C कर लिया और मैंने इसको रन कर लिया। लेकिन फिलहाल इसके अंदर कोई डाटा नहीं आ रहा। ठीक है, कोई डाटा इसके अंदर आता ना फ्रंट एंड से, यहाँ से मैं ट्राई करते हैं कि कोई डाटा इसके अंदर जाते हैं नहीं जाते, क्योंकि हमारा वो चल नहीं रहा। तो ये देख लो, जो वहां से मैंने पास किया था ना, वो यहाँ पे उसने पकड़ लिया, लेकिन उसका नाम उसने नन रखा है, क्योंकि वो एज अ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये चीज प्रिंट हो गई है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, ये मैंने कमेंट किया, अब मैं इसको दोबारा यहाँ से डाटा भेज दूंगा, ये चीज आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो मैंने डिबग करवाया था, मैं कोड देख रहा था कि मेरा कोड कहाँ तक चल रहा है का। ये देखो अब कुछ नजर नहीं आया, पहले मुझे यहाँ पे नन का ऑप्शन आया था। अच्छा, मैं एक और चीज प्रिंट करता हूँ, मैं सपोज कर ले मैं प्रिंट करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे यूजर नेम, ये रजिस्टर है, लॉगिन में मैं प्रिंट करता हूँ इसी को, मैं यूजर नेम को प्रिंट करता हूँ। कंट्रोल S कर लिया। अब यहाँ से मैं लॉगिन पे जा रहा हूँ, W, ये देखो ये क्या शो हो रहा है, ये क्या शो हो रहा है, ये डाटा मैंने यहाँ से फैच किया। आप लोगों के सामने मैंने यहाँ W लिखा था यूजर में, ये देखिए यूजर नेम X लिखता हूँ, और यहाँ पे 12 लिखता हूँ। मैंने लिख लिया। अब ये डाटा मुझे यहाँ पे, अब ये देखो X आ गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोड यहाँ से चला रहे होते हैं, यहाँ से ये कोड चल रहा है, मेरा जो ये वाला कोड है ना, जो मैंने लिखा है ये वाला ये बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो रहा है, इसको हम कहते हैं डिबगिंग। मैंने इसको डिबग किया। सपोज कर लीजिए मुझे यूजर नेम समझ आ रही है ना बात, मैं क्या कह जी रहा सर, जी सर आ रही है। हूँ। अच्छा, अब ये देख लो, मैं चाहता हूँ कि क्या, एरर तो यहाँ पे कोई नहीं था, एरर तो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा था, लेकिन क्या ये यूजर नेम वाकई डाटा पास करते या नहीं करता। वो ये तरीका होता है कि आप उसको जगह जगह प्रिंट कर लो।
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर लिया, और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल वी किया, और हम इसका पहले ये एरर खत्म करते हैं रेंडेशन वाला। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड भी लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्या पासवर्ड का डेटा आता है या नहीं आता, ये पासवर्ड का डेटा आता है या नहीं आता। मैं यहाँ पे लॉगिन में गया और मैंने यहाँ पे पासवर्ड, मैं लेट सपोज नहीं डाल रहा, क्या बनता है, पासवर्ड मैंने नहीं डाला और पासवर्ड का डेटा मुझे नहीं आया, ये देखो खाली है, डब्ल्यू आ गया। अब मैं कहता हूँ कि पासवर्ड का भी डाल देता हूँ, इसको मैं वी सी वी डालता हूँ, पासवर्ड 1 2 डाल रहा हूँ, सबमिट कर लिया इसको। और यहाँ पे हम देख लेते हैं ये वी और साथ साथ 1 2 पासवर्ड का डेटा भी आ गया। इसका मतलब ये काम सक्सेसफुली हो रहा है। आप इस प्रिंट को उठा ले कहीं और भी, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, इसको कहीं और चीजें लगा ले, जहाँ जहाँ आपका कोड है कहीं भी आप इसको लगा सकते हो, कहीं भी आपको इसको यहाँ पर फैच कर सकते हो। अगर आपका कोड चल रहा है वहां तक उस खास चीज के ऊपर, तो इसका मतलब वो उस चीज में कोई मसला नहीं है, वो चीज आपका बिल्कुल ठीक है। समझ आइए, ये इसका मतलब होता है कि डिबगिंग करना। यहाँ पे हम लिखते हैं, जी सर। यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं, सपोज कर लिए यूजर नेम, और किसका डेटा हम कर लें, हम चाहते हैं कि चलो यूजर नेम में क्या आता है, ये जो यूजर है ना हमारा, इसमें फिलहाल तो कोई डेटा नहीं होगा। कंट्रोल एस करते हैं, अब हम यहाँ पे रजिस्टर में जाते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी चल भी नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर वो डेटा सेव नहीं हो रहा। अब आप लोगों को आइडिया होगा, ये देखो, ये मैंने इसको कहा कि इस यूजर को मैंने पकड़ना है, आप लोगों के सामने यहाँ पे इसमें डाटा नहीं जा रहा था, रजिस्टर नहीं हो रहा ना यहाँ पे डाटा हमारा। इधर इसने मुझे बता दिया कि वजह क्या है, इसने मुझे बता दिया कि जिस लाइन ऑफ कोड को आपने यहाँ पे फैच किया, ट्राई किया, डिबगिंग की, अब मेरे को मेरे कोड में मुझे क्या पता चल रहा है कि कौन सी चीज में मसला है। मैंने इधर प्रिंट लगाया इस यूजर डाटा को, अब मैंने पकड़ लिया, मुझे पता चल गया कि इस यूजर में जो डाटा आ रहा है ना बैकएंड से, वो मौजूद ही नहीं है। इधर ये मुझे बता रहा है कि क्लास जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट ऑथ डॉट मॉडल डॉट यूजर, ये वाला जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट बॉथ डॉट मॉडल डॉट यूजर, ये जो डाटा है ना ये आपका मौजूद ही नहीं है, ये आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये वाला चीज जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मैं आपका ये जो फ्रंट एंड से आप कोड भेज रहे हैं, मैं इसको कहाँ पे लगा दूँ। ये हमारा कोड डिबग हो गया। अब मुझे चाहिए कि मैं इस यूजर का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल दूँ, और जब मैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूंगा तो उस हिसाब से ये मेरा डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। एक होती है एरर, एक होती है डिबगिंग। एरर का मतलब होता है कि आपका कोड रुक जाता है, आपको नीचे टर्मिनल में एरर शो हो जाती है। एक होती है डिबगिंग, डिबगिंग का मतलब आपके कोड के अंदर कोई मसला नहीं होता, कोड आपका बिल्कुल सही चलता है, लेकिन मतलब कोड सही चलता है, एरर नहीं आती, लेकिन कोड के अंदर जो फंक्शनैलिटी होती है ना वो कोड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता, तब आपको उसकी डिबगिंग करनी पड़ती है। स्पेशली ये काम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये वाला ज्यादा काम होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जो डाटा होता है वो एग्जिस्टिंग होता है, जो उनके प्रोजेक्ट होते हैं वो एग्जिस्टिंग पुरानी प्रोजेक्ट होती है, चल रही होती है, उसके अंदर डिबगिंग वगैरह आती है। समझ आई है? जी सर। मुझे एक सेकंड दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, कोई मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं आई, आएगी आगे या आएगी अभी भी? जी सर। मैंने कहा कोई मतलब कंफ्यूजन आएगी दोबारा? नो सर। अभी किस चीज में कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको? सर वो हमें जो सवाल पूछा था उसका जवाब। जी जी। सर वो जो पूछा था ना क्लाइंट का कि अच्छा अच्छा, तो क्लाइंट का मैं आपको ये कह रहा था कि क्लाइंट आपको पहले बात तो ये है ना, उसके पास एग्जिस्टिंग काम होता है, वो आपसे कहता है कि ये मेरा काम है, इसको आप ऐसे ऐसे चलाओ, और ये मेरे पास एरर आ रहा है, इस एरर को तो सॉल्व करके दे दो। एक बात ये होती है। दूसरे जो काम होते हैं ना वो आपको सीधा सीधा ये कह देते हैं कि ये वेबसाइट है,
मैं नॉन डेवलपर बंदा हूँ, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। ये वेबसाइट है टुवर्ड डेटा साइंस। इस वेबसाइट में जाओ, इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ये वेबसाइट है, इज एज इट इज आपको दिखा देते हैं। आपको कहते हैं कि मुझे ये वाला इसके अंदर नहीं चाहिए गेट स्टार्टेड, बाकी एज इट इज मुझे वेबसाइट चाहिए। तो आगे आप उससे पूछोगे कि इसका फ्रंट एंड कौन बनाएगा, मैं या आप प्रोवाइड करोगे, या तो वो आपको प्रोवाइड करके देगा, या आपसे कहेगा कि ठीक है आप फ्रंट एंड के लिए अपने बंदे को हायर कर लो, मैं उसके लिए पे करता हूँ। तो फिर आपको पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग ग्रुप वगैरह पड़ी है फेसबुक में, वहाँ पे जाके आपको फ्रंट एंड का बंदा ढूंढना होगा। फिर जो पेमेंट बजट आपको मिलेगी ना, उस हिसाब से आपको हैंडल करना होगा कि मैं अपने लिए कितना रखूँ और उसको कितना दे दूँ। इस तरीके से आपका ये बैकएंड का काम सारा हो जाता है, अगर आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो। और सर हम कोई फ्रंट एंड का जो टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोजेक्ट मर्जी में, और है, फिर जो मर्जी है। ये देखो, ये मैंने आपको जो दिखाई है, ये बहुत ज्यादा टेम्पलेट है इन्हीं की। आवाम तो ऐसे नहीं करते ना यार, कोई भी क्लाइंट के लिए कोड करता नहीं है फ्रंट एंड का। इंटरनेट भरा पड़ा है फ्रंट एंड के कोड से, इंटरनेट मुकम्मल भरा पड़ा है। आजकल तो चैट जीपीटी ने और काम आसान किया। अगर आप बूटस्ट्रैप में जाते हैं ना, तो बूटस्ट्रैप में मैंने आपको दिखाई भी थी। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप जाते हैं तो एग्जाम्पल में ये चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी। लेकिन सर वो सारी पेड थी ना, थीम्स जो थी, आप बता। तो वो तो आपको पे करेगा ना वहां से। जब वो पे सर करेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अगर पे ना भी करे ना, तो ये चीजें तो फ्री है ना। अब ये इसको मैं खोलता हूँ, ये देखो, ये आपको कैसा लग रहा है? ये तो फ्री है ना। जो फ्रंट एंड का कोर्स मैं करवाऊंगा ना, इतना तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्रंट एंड क्या होता है। यहाँ से टीम में जाओगे तो ये आपको सारा कुछ मिल जाएगा। या आप उसको ये लिंक भेज दो, उसे कह दे कि ये मुझे खरीद के दे दे, ये 39 का है, ये मुझे खरीद के दे दे, जो आपको पसंद आ जाते हैं वो मुझे खरीद के दे दे। वो दे देते हैं, क्योंकि वो आपको पे उसी हिसाब से कर लेते हैं। आपको जो बैकएंड का काम है ना, उसका एफर्ट का सिल आपको अपना मिल जाता है। जो आगे वाला काम है ना, उसका वो आपको उसे कह दिया प्रोवाइड करो, या मुझे पे करो कि मैं किसी को हायर करूं, या ये टीम है जो मैं कर सकता हूँ, इनके लिए आप पे करो मुझे। मैं तो अक्सर यही करता हूँ, जब भी मेरे क्लाइंट मिल जाते हैं ना, तो मैं उसको ये लिंक भेज देता हूँ, उसे कहता हूँ कि ये मुझे ऐसे ऐसे करके दे दे, या मुझे प्रोवाइड करके दे दे। तो ज्यादातर उसके पास होता है बंदा, फ्रंट एंड का कोड वो अक्सर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, बाकी जो आप लोगों की होगी फाइवर की सेशन वगैरह होंगी, बाकी ये मसले मसाइल आपके वहाँ पे भी काफी इशू हो जाएगी, क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे फ्रंट एंड की क्या नाम होता है फ्रीलांसिंग में। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा ना, तो आपकी सेशन हो जाते हैं उसमें। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई क्वेश्चन? नो सर, अभी तो काफी हद तक समझ आ गई। बस सर वो आपने पहले वो बिल्कुल आपने क्रिएट किया हुआ था ना पहले से, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रही है। अभी आपने साथ साथ किया तो क्लियर है बिल्कुल। नहीं, वो आप लोग एक लेक्चर देख ले, इसमें ये जो काम था ना, ये सारे ऐसे नहीं थे। ये मैंने बिल्कुल वन स्टेप बाय स्टेप किया था सारा। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिकल में आया था ना, मतलब यहाँ तक जो काम था ना, जो मैंने अभी करके दिखाया, ये पहले भी मैंने किया है। यहाँ तक कि मैंने बूट स्टेप का कोड भी लेके आया था, उसके अंदर ये कोड कैसे आते हैं वो सारा कुछ करवाया था। उसके बाद मैंने ये कोड लेके आया था, क्योंकि देखो अभी एक छोटे सा काम था, लॉग इन साइन अप के, सिर्फ मैंने व्यू लेके आया और पूरे 2 घंटे उस पर लग गए। जी सर, ऐसे ही है। हाँ, वही ना, टाइम ज्यादा लग जाते हैं। चलो, फिर भी अगर कोई मतलब कोई कंफ्यूजन आ रही हो ना, तो आप मुझे बता देना, फिर इंशाल्लाह बात कर लेंगे उस पर भी किसी भी दिन, मतलब कोई भी टाइम आपके पास हो ना, तो ऑनलाइन ही है ना, आने की जरूरत तो नहीं है, तो आप लोग मुझे बता दें, फिर हम लाइव आ सकते हैं। ठीक है सर, हम करेंगे। अगर कोई कोड चाहिए हो तो फिर आपसे वो मांग लेंगे। चलो ठीक है, कोड मांग ले, चैट जीपीटी यूज कर ले रच के, वो वहां से भी मिल जाएगा। मैं भी शेयर कर सकता हूँ। और इसके अलावा ये हमारा लास्ट लेक्चर था आज, और एक एक्स्ट्रा लेक्चर हम रखेंगे, उसमें मैं सिर्फ मैक्सिमम वो 25 मिनट का होगा या 30 मिनट का होगा, उसमें सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कोड होता है ना, इसको हम गिटहब पे डिप्लॉय कैसे करते हैं, और गिटहब क्या होता है, बस उस पर हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो मैं ग्रुप में पूछूंगा, तो वो एक सेशन रख लेंगे उस पर। ठीक है सर। ठीक है, बाकी किसी भी टाइम कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो, या किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। ओके सर। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़।